Hello everyone. So this is the next session of your marathon for soil mechanics. इसके 3 लेक्चर हो गए हमारे. 3 of the lectures we have completed. ये 4th लेक्चर है. आज हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाए. सो मोर और लेस जितने टाइम में होना चाहिए था उतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा हमारा फर्स्ट यूनिट. सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑफ योर फर्स्ट यूनिट. तो एक कंसाइज फॉर्म में आपको पूरा पहला यूनिट मिल जाएगा जिसको नॉर्मली करने में 25 to 30 आवर्स तो लग ही जाते हैं. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं हमारे. योर नेक्स्ट बैच फॉर गेट 23 इज लॉन्च्ड ऑन 6th of April. बायलैंग्वेज बैच है. बैच के है 2 टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं इसमें. पर्ट सीपीएम स्टार्ट हो रही है और स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टार्ट हो रही है. नेक्स्ट फॉर गेट 24 ऑल्सो 6 अप्रैल को बैच लॉन्च हो रहा है. बायलैंग्वेज बैच है. के बैच 2 टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं. पर्ट सीपीएम और स्ट्रक्चरल एनालिसिस. नेक्स्ट जो प्राइस हाइक हो रही थी उसको एक्सटेंड कर दिया 7th of April तक. सो एडिशनल आपको 6 दिन मिल गए हैं सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए विदाउट एनी इंक्रीज ऑफ प्राइस. देन ऑन योर ऐप मटेरियल इज ऑल्सो अवेलेबल. नोट्स भी अवेलेबल करा दिया आपके ऐप के ऊपर. इजीली एक्सेसिबल है, आसानी से देख सकते हैं. इट इज़ ओनली टू बी एक्सेस ऑन द ऐप ओनली. आइकॉनिक और प्लस दोनों लर्नर्स के लिए ये. नेक्स्ट जो लोग भी अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट, तो टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, उनके सॉल्यूशंस और आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस एक अलग प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए टर्म डेज अनअकैडमी लाइट. तो डायरेक्टली सेपरेट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का इन विच यू कैन एनालाइज योर परफॉर्मेंस बाय गिविंग द टेस्ट. तो पूरे प्लेटफॉर्म पे आपको नंबर ऑफ टेस्ट मिल जाएंगे इसमें. देन गेट एंड ईएससी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में और भी फीचर्स ऐड हो गए हैं. लाइव डाउट सॉल्विंग है, पर्सनलाइज कोचिंग है, 1-to-1 मेंटरशिप है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है, प्रायोरिटी इन आस्क का डाउट है, कम्युनिटी लर्निंग है, ओपन हाउस है एजुकेटर्स के साथ, स्टडी मटेरियल है, बूस्टर सेशंस हैं और बाकी सारे बेनिफिट्स प्लस के तो हैं ही हमारे पास. देन रिजल्ट भी शेयर कर दिया था आपको ईएससी और गेट का. यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ ईएससी एंड गेट विच इज अवेलेबल विद यू. तो ईएससी और गेट का रिजल्ट भी अवेलेबल है. टेस्ट मनी है कि रैंक कहीं से भी आ सकती है. इट मे कम फ्रॉम एनी ऑफ दी प्लेटफॉर्म. तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स हो गए. अब हमारी मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन में जाते हैं. कल मेरे ख्याल से मैंने कंसिस्टेंसी स्टार्ट कर ली थी, जितना मुझे ध्यान आ रहा है. कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल वी हैव स्टार्टेड. फिर से कॉन्सेंट्रेट करके बैठेंगे. जैसे पिछले 2-3 क्लासों में काफ़ी ज़्यादा आउटपुट निकल के आ रहा है पहली क्लास के कंपेरिजन में. तो वी विल टॉक अबाउट द कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल. कंसिस्टेंसी वैसे कल भी बता दी थी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ. कंसिस्टेंसी का मतलब है द ईज विद विच द सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड और डिग्री ऑफ फॉर्मनेस ऑफ द सॉइल कैन बी टर्म्ड एज कंसिस्टेंसी. ये प्रॉपर्टी फाइन ग्रेड सॉइल की है, कोर्स ग्रेड के साथ अलाइंड नहीं है ये प्रॉपर्टी. वो वाटर कंटेंट जिसमें सॉइल एक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी से दूसरी स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में जाता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट. हमारे पास 3 कंसिस्टेंसी लिमिट है जो ये बताता है कि सॉइल एक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी से दूसरी स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में जा रहे हैं. There are 4 stages of consistency, hence 3 consistency limit. Technically termed as liquid limit, plastic limit and shrinkage limit. कल मैंने लिक्विड लिमिट के बारे में आपको जानकारी दे दी थी कि लिक्विड लिमिट का मतलब क्या होता है. व्हाट द मीनिंग ऑफ लिक्विड लिमिट, ये सारी बातें कल कर ली थी. लिक्विड लिमिट वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसमें सॉइल लिक्विड की तरह बिहेव करता है. मींस इट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो. या आप बोल सकते हो लिक्विड लिमिट वो वाटर कंटेंट है इन विच सॉइल पासेस फ्रॉम लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी टू प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी एंड वाइस वर्सा. यहाँ पर सॉइल की जो स्ट्रेंथ होती है, शेयर स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल हो जाती है. सारे सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ ऑब्वियसली है, लिक्विड बन गया, शेयर स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल है. कितनी? 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अगर आपको अलग अलग सॉइल की लिक्विड लिमिट बताई जाए, जो कल भी बताई थी, कोर्स ग्रेन सॉइल को हम बोल देंगे नॉन प्लास्टिक, कोई लिक्विड लिमिट नहीं है. जब टेस्ट परफॉर्म करते हो रिजल्ट आता ही नहीं है इन सॉइल के ऊपर. हाउएवर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सिल्ट, एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, बेंटोनॉइड सॉइल, तो बेंटोनॉइड सॉइल, इनकी लिक्विड लिमिट क्या करती जा रही है? इंक्रीज करती जा रही है. इन वैल्यूज के ऊपर भी कल मैंने डिस्कस किया था. आई हैव टॉक्ड अबाउट दीस वैल्यूज इन यस्टरडेज क्लास. कैसे निकाला जाता है वो भी आपको बताया था. लिक्विड लिमिट निकालने के लिए हमारे पास टेस्ट है नोन एज कैसेग्रेडेड टेस्ट. 2 टूल होते हैं, कैसेग्रेडेड टूल, ASTM टूल. इसमें क्या करते हैं, 120 ग्राम सैंपल उठाते हैं सॉइल का जो 425 माइक्रोन सीव से पास हो जाए. इसमें सफिशिएंट पानी मिलाया जाता है ताकि पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. पेस्ट में से कुछ उठाते हैं सैंपल और सॉइल कप के ऊपर रख देते हैं. इसमें से ग्रूव कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैसेग्रेडेड टूल और ASTM टूल. दोनों की प्रॉपर्टी बताई थी. फिर हम हैंडल को रोटेट करते हैं जिससे सॉइल कप ऊपर जाता है और नीचे गिरता है बेस के ऊपर, जिससे एनर्जी मिलती है और सॉइल क्या करती है, उस ग्रूव को फिल करने की कोशिश करती है. अगर सॉइल ग्रूव को कंप्लीटली फिल कर दे, इसका मतलब वो एग्जैक्टली हाफ इंच का डिस्टेंस मूव कर गई है. लिक्विड लिमिट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिफाइन किया गया? लिक्विड लिमिट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया गया है वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिसमें सॉइल एग्जैक्टली हाफ इंच मूव कर जाए या
ग्रूव फिल हो जाए अंडर 25 नंबर ऑफ ब्लोज। अब जैसे ही मैंने आपको कल टेस्ट की जानकारी दी थी, बताया था ये आइटरेटिव टेस्ट है, एक बार में निकल के आता ही नहीं है लिक्विड लिमिट। तो फिर हम करते क्या, हम अलग अलग वाटर कंटेंट नोट करते हैं, हम अलग अलग वाटर कंटेंट नोट करते हैं और उस वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग कितने ब्लोज लगे ताकि ग्रूव फिल हो जाए ये भी मेंशन कर लेते हैं, ये भी नोट कर लेते हैं। रिजल्ट को प्लॉट किया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ अ कर्व व्हिच इज नोन एज फ्लो कर्व। वाई एक्सिस पे वाटर कंटेंट है, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ ब्लोज है, और नंबर ऑफ ब्लोज डाले हुए लॉग स्केल पे क्योंकि रेंज कंपैरेटिवली बड़ी होती है। इस फ्लो कर्व को इंटरपोलेट करके हम निकालते हैं लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट क्या होता है, नंबर ऑफ ब्लोज कितने होने चाहिए लिक्विड लिमिट के करस्पॉन्डिंग, 25। तो वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड टू फ्लो द सॉइल एग्जैक्टली बाय अ डिस्टेंस ऑफ हाफ इंच और फॉर ग्रूव टू बी फिल्ड कंप्लीटली, इसको हम बोल देते हैं लिक्विड लिमिट। फिर हमने बोला था जो स्लोप होती है फ्लो कर्व की, इसको बोला जाता है फ्लो इंडेक्स। और ये क्या बताती है, ये हमें शेयर स्ट्रेंथ बताती है सॉइल की इनवर्सली। इसके लिए भी कल कर्व दिखाई थी आपको मैंने, दिस कर्व वाज बीइंग शोन टू यू। दो कर्व है, पहली सॉइल की फ्लो इंडेक्स दूसरी सॉइल की फ्लो इंडेक्स से ज्यादा है, तो पहली सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कम है, दूसरी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्लियर चीज। मैंने बोला जो स्लोप है हमारे फ्लो कर्व की उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो इंडेक्स बोलते हैं। अब इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया जाता है, हम वाटर कंटेंट नोट कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग टू 10 एंड 100 नंबर ऑफ ब्लोज। क्योंकि अगर आप वाटर कंटेंट नोट कर लोगे 10 और 100 नंबर ऑफ ब्लोज का, तो W10 माइनस W100 डिवाइड बाय log 10 100 डिवाइड बाय 10 वैल्यू आ जाएगी, यानी log 10 बन जाएगा यानी 1। इसका मतलब डिफरेंस ऑफ द वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू 10 and 100 number of blows will directly give you what, flow index। तो ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने का तरीका है। ऐसा करने से हमारा काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। बाय डूइंग सो अवर वर्क सिंप्लीफाइज। तो ये तो फ्लो इंडेक्स की कहानी हुई, दिस इज द स्टोरी ऑफ द फ्लो इंडेक्स। अब क्या किया हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आइटरेटिव मेथड है, हमने वन पॉइंट मेथड भी डेवलप कर रखा है। कहने का मतलब क्या है, आप क्या करो, नंबर ऑफ ब्लोज नोट करो, एक ही रीडिंग लो, नंबर ऑफ ब्लोज नोट करो और उसके करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट नोट कर लो और इस एक्सप्रेशन में डाल दो जो आपके सामने लिखा हुआ है, आपको डायरेक्टली लिक्विड लिमिट मिल जाएगी अप्रोक्सीमेटली। तो लिक्विड लिमिट एज पर वन पॉइंट मेथड इज इक्वल टू वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू n नंबर ऑफ ब्लोज इनटू नंबर ऑफ ब्लोज डिवाइड बाय 25 रेज टू द पावर x। और x की वैल्यू वेरी करती है, x की वैल्यू वेरी करती है 0.068 से लेके 0.121 के बीच में, कोई सी भी एक वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं एज पर द नंबर ऑफ ब्लोज विच आर ऑब्जर्व्ड। तो ये एक अप्रोक्सीमेट तरीका है क्या निकालने का, लिक्विड लिमिट को निकालने का। क्योंकि पीछे वाला मेथड क्या था, आइटरेटिव मेथड था, द प्रीवियस मेथड वाज आइटरेटिव मेथड। अब लिक्विड लिमिट निकालने का हमारे पास आईएस कोड मेथड भी है। इन ऑर्डर टू फाइंड लिक्विड लिमिट वी हैव आईएस कोड मेथड आल्सो व्हिच इज नोन एज स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। ये भी आइटरेटिव मेथड है। क्यों आइटरेटिव मेथड है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारे पास एक स्टैटिक कोन होता है, स्टैटिक कोन जिसका कोन एंगल होता है 31 डिग्री का और स्लाइडिंग मास होता है 80 ग्राम का, स्लाइडिंग मास है 80 ग्राम। जिस सॉइल की टेस्टिंग करनी होती है उसको हम एक सिलेंडर में फिल करते हैं। सिलेंडर का जो डायमीटर होता है और जो हाइट होती है 5 सेंटीमीटर होती है। कोन को लोअर करते हैं अप टू द टॉप सरफेस ऑफ द सिलेंडर, कोन को लोअर किया और उसको रिलीज कर दिया। लिक्विड लिमिट इज टेकन एज दैट वाटर कंटेंट which allows the penetration of the cone into the sample up to the depth of 20 mm। तो liquid limit is taken as that water content which allows the penetration of the cone into the sample up to the depth of 20 mm। इसको हम क्या बोल देंगे, लिक्विड लिमिट बोल देंगे। फिर से ही आइटरेटिव मेथड है, यहाँ पर भी आइटरेशन से बचने के लिए हमने वन पॉइंट मेथड डेवलप कर रखा है। कहने का मतलब क्या है, आपने कोन उठाया, सैंपल के ऊपर तक लाया, रिलीज कर दिया, क्या नोट किया, आपने वाटर कंटेंट नोट कर लिया और पेनिट्रेशन की डेप्थ नोट कर ली। इस एक्सप्रेशन में पुट करी लिक्विड लिमिट विच इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स। डब्ल्यू एक्स का मतलब क्या है, वाटर कंटेंट जिसके करस्पॉन्डिंग आपको कितनी पेनिट्रेशन मिली, एक्स एम एम की पेनिट्रेशन मिली। तो कहने का मतलब है लिक्विड लिमिट निकालने के चार तरीके बता दिए आपको। देयर आर 4 मेथड्स अवेलेबल टू फाइंड द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल। तो लिक्विड लिमिट क्या होती है, अलग अलग सॉइल की लिक्विड लिमिट कितनी है और लिक्विड लिमिट कैसे निकाली जाती है। देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लिक्विड लिमिट, क्या सिग्निफिकेंस है, अगर लिक्विड लिमिट ज्यादा होगी इसका मतलब क्या होगा, लिक्विड लिमिट ज्यादा होगी इसका मतलब क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी, कंप्रेसिबिलिटी इज मोर। क्लियर है पूरी कहानी। क्लियर है, चले आगे।
So we'll continue. तो आगे बढ़ते हैं. So we'll continue. चलिए देखिए क्या पूछ रहा है. तो प्रॉब्लम भी कर रहे हैं. तो मैराथन में वी आर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम ऑल्सो, और हम बेसिक थ्योरी भी कर रहे हैं. वी आर डूइंग द थ्योरी ऑल्सो. दोनों चीज़ें चल रही हैं साथ साथ. नेक्स्ट क्या है. कैसेग्रेंडे apparatus इज यूज टू डिटरमाइन. अभी पीछे करके आया हो लिक्विड लिमिट. तो कैसेग्रेंडे apparatus हम यूज करते हैं लिक्विड लिमिट निकालने के लिए. बिल्कुल सही बात है. एसएससी का सवाल है. Then identify the consistency limit corresponding to the smallest water content at which the soil is still in liquid state. तो मिनिमम वाटर कंटेंट जिसमें सॉइल लिक्विड स्टेट में, इसको क्या बोल देते हैं, लिक्विड लिमिट बोल देते हैं. खत्म कहानी. ये भी कर रखे. तो सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं. प्रॉब्लम्स आर वेरी सिंपल. मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code. कैसेग्रेंडे apparatus अभी किया हमने. So कैसेग्रेंडे apparatus, determination of the size grain, consolidation characteristics, determination of the consistency limit, determination of safe bearing capacity. तो कैसेग्रेंडे apparatus किस लिए यूज होता है. कंसिस्टेंसी लिमिट निकालने के लिए. देन हाइड्रोमीटर करके आए हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कल ही डिस्कस किया इसको हमने. प्लेट लोड टेस्ट बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए यूज करते हैं. ये करेंगे अभी आगे जब फाउंडेशन इंजीनियरिंग आएगी. अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तो पहला चैप्टर ही चल रहा है. ओइडोमीटर यूज करते हैं कंसोलिडेशन टेस्ट के अंदर टू फाइंड द कंसोलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स. अब नीचे आप आंसर मैच करा सकते हैं. नाउ यू कैन मैच ऑफ द आंसर. तो अपैरेटस दे रखा है और उसको कौन से पैरामीटर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं वो आपको लिस्ट 2 में बता रखा है. तो सिंपल प्रॉब्लम है. ईएससी का सवाल है, प्रॉब्लम ऑफिस ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारी प्लास्टिक लिमिट. अब प्लास्टिक लिमिट क्या होती है. पीछे हमारा कंसिस्टेंसी कर्व था. कंसिस्टेंसी कर्व दोबारा बना देता हूँ. श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट. तो आर्बिट्री बनाया, मतलब रफ है ये है हमारी प्लास्टिक लिमिट. अब क्या होती है. इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट इन विच सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी. यही होती है. ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसमें सॉइल किस में आ जाए, प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में आ जाए. या आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज द वाटर कंटेंट इन विच सॉइल पासेस फ्रॉम प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी टू सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी, और सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी टू प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी. इसको भी क्या बोल सकते हैं, प्लास्टिक लिमिट बोल सकते हैं. पीछे बताया था ये डिफाइंड होता है सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल के लिए. तो कोर्स ग्रेन सॉइल को हम क्या बोलेंगे, नॉन प्लास्टिक बोल देंगे. क्लियर है. प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू लिक्विड लिमिट से हमेशा क्या मिलेगी, कम मिलेगी. जरा चेक करना. एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल और सिल्ट के लिए पीछे वैल्यूज बताई थी. सेम वही वैल्यूज हैं बट मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली कम है. स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ध्यान रखनी है आपको. टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट. कितनी वैल्यूज है. जैसे सिल्ट का मैं कंपेयर करके बताऊं, 20 से 25. पीछे देखो लिक्विड लिमिट कितनी है सिल्ट की. लिक्विड लिमिट देखोगे सिल्ट की तो ये है हमारी कितनी, 30 से लेके 40. पीछे थी 20 से लेके 25. तो हमेशा लिक्विड लिमिट क्या निकल के आएगी, ज़्यादा निकल के आएगी. प्लास्टिक लिमिट कम निकल के आएगी. तो अंडरस्टैंडेबल है वो चीज़. मैंने बस कंपैरिजन करके दिखा दिया. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. अब हमने बोला ये मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसमें सॉइल बिहेव कर रहा है किसकी तरह, प्लास्टिक मटीरियल की तरह. तो ये प्लास्टिसिटी क्या होती है. तो पहली चीज़ दिमाग में आती है, plasticity is the property of the soil by the virtue of which it can be deformed rapidly without any elastic rebound. प्लास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है सॉइल की जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफॉर्म करा सकते हैं रैपिडली. मतलब सॉइल डिफॉर्म करा देगी, डिफॉर्म हो जाएगी, पर इसमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसमें कोई रप्चर नहीं होगा और कोई इलास्टिक रिबाउंड नहीं होगा. सो वी कैन से प्लास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है सॉइल की जिससे सॉइल में डिफॉर्मेशन तो हो जाती है रैपिडली, और उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, उसमें कोई रप्चर नहीं आता, उसमें कोई इलास्टिक रिबाउंड नहीं होता. ये जो प्लास्टिसिटी होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, चार्ज ओवर द सरफेस ऑफ द पार्टिकल्स. जो प्लास्टिसिटी है दो रीजन की वजह से है कि हमारे जो फाइन ग्रेन पार्टिकल हैं वो चार्ज होते हैं, और जो लिक्विड है हमारा पानी वो बाइपोलर है. अगर ये दोनों चीजें आ जाएं, ये प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करते हैं सॉइल को. दोनों में से एक भी चीज एब्सेंट कर दो, जैसे पानी सैंड में डाल दो, मिलेगी नहीं आपको प्लास्टिसिटी, क्योंकि पार्टिकल चार्ज है ही नहीं, या आप चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम है. दूसरा, फाइन ग्रेन सॉइल में आप केरोसिन डाल दो, नॉन पोलराइजिंग लिक्विड, कोई प्लास्टिसिटी नहीं मिलेगी आपको. तो प्लास्टिसिटी के लिए दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट है, पार्टिकल के ऊपर चार्ज और लिक्विड का बाइपोलर नेचर. क्लियर है. नेक्स्ट भैया, प्लास्टिसिटी लिमिट निकालते कैसे हैं, इसके लिए भी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है. कैसे टेस्ट परफॉर्म किया जाता है,
हम 15 ग्राम सैंपल लेते हैं जो पास कर जाए किससे, 425 माइक्रोन सीव से, उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिला देते हैं ताकि वो प्लास्टिक बन जाए। फिर देखो ये रखा हुआ है प्लेट के ऊपर, रियल पिक्चर दिखा रखी है, प्लेट के ऊपर रखा हुआ है और उसको हमने थ्रेड के फॉर्म में रोल करना स्टार्ट किया। तो थ्रेड के फॉर्म में रोल करना स्टार्ट किया, क्लियर है चीज़। फिर हम क्या कर रहे हैं, आपने पानी तो मिला दिया इसके अंदर, यू हैव एडेड दी वाटर, और थ्रेड के फॉर्म में आप रोल कर रहे हो। Plastic limit is defined as minimum water content at which soil begins to crumble when rolled into a thread of approximately 3 mm diameter. अब इसको कैसे निकालेंगे टेस्ट से, हाउ इट इज बीइंग फाउंड। तो लेट सपोज आपने छोटा सा बॉल बनाया, बॉल को रखा सरफेस के ऊपर और रोल करना चालू किया। जब हमारी थ्रेड क्रम्बल होने लग गई उसका डायमीटर नोट किया, जब हमारी थ्रेड क्रम्बल होने लग गई जब उसका डायमीटर नोट किया, या आप ऐसे कर सकते हो, आप डायमीटर नोट कर सकते हो अलग अलग टाइम पे। लेट सपोज आपने क्रम्बल करना स्टार्ट, आपने रोल करना स्टार्ट किया और डायमीटर आया 5 mm, और क्या कर रहे हो, और रोल कर रहे हो और रोल कर रहे हो, रोल करते करते डायमीटर हो गया 3 mm का, हमारी क्या हुई, थ्रेड क्रम्बल नहीं हुई। इसका मतलब जो पानी आपने मिला रखा है वो क्या है, प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा है। क्या करो, थ्रेड को वापस रिमोल्ड कर लो, वापस स्फेयर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, एक बॉल बना लो इसकी, दोबारा से रखो सरफेस पे, दोबारा रोल करना स्टार्ट करो। तब तक ये प्रोसेस रिपीट करते जाओ जब तक 3 mm की जो थ्रेड है वो क्या करने नहीं लग जाए, 3 mm की थ्रेड क्रम्बल करना स्टार्ट नहीं करने लग जाए। जैसे ही 3 mm की थ्रेड क्रम्बल करना स्टार्ट करने लग जाए, देखो ये क्रम्बल हो गई है, ये डायग्राम के अंदर जैसे ही 3 mm की थ्रेड क्रम्बल हो गई, अब आपने वो सॉइल के सैंपल को उठाया और वाटर कंटेंट निकाल लिया, उस समय उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो कहलाता है प्लास्टिक लिमिट, दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज प्लास्टिक लिमिट। क्लियर है। तो जैसे पीछे लिक्विड लिमिट थी वैसे प्लास्टिक लिमिट है, दैट इज टर्म्ड एज प्लास्टिक लिमिट। क्लियर है। चलें आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द कंसिस्टेंसी लिमिट इज श्रिंकेज लिमिट। अब ये क्या है श्रिंकेज लिमिट, अब इसको डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल टू डिफाइन दिस। अब क्या तरीके हैं इसको डिफाइन करने के, देखो पीछे हम बोल रहे थे हर बार लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट में मिनिमम वाटर कंटेंट, जैसे यहाँ बोला था मिनिमम वाटर कंटेंट जिसमें सॉइल लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में, प्लास्टिक लिमिट में बोला मिनिमम वाटर कंटेंट जिसमें सॉइल प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में। यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं श्रिंकेज लिमिट में, श्रिंकेज लिमिट में बोल रहा हूँ इट इज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिसके बाद अगर आपने वाटर कंटेंट को रिड्यूस किया तब भी सॉइल के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, और होना भी चाहिए। कैसे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज मेरा वाटर कंटेंट है श्रिंकेज लिमिट से कम, मैंने इसका नाम रख दिया WX। अगर आपने वाटर कंटेंट को WX से कम किया, क्या सॉइल के वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। WX की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, WS तक जा सकती है, इसी प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखने के लिए। इसी प्रॉपर्टी को मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो सॉइल के अंदर अगर आप वाटर कंटेंट रिड्यूस कर रहे हो। इसका मतलब WX की इनफाइनाइट वैल्यूज है हमारे पास, उन इनफाइनाइट वैल्यूज में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, श्रिंकेज लिमिट की है। तो इसमें डिफाइंड एज दी मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिसके बाद अगर आपने वाटर कंटेंट रिड्यूस किया सॉइल का तो सॉइल के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं निकल के आएगा। इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं, श्रिंकेज लिमिट बोल देते हैं। तो अभी तक तो हम क्या बोल रहे थे पीछे, मिनिमम वाटर कंटेंट, अब हम क्या बोलने लग गए, अब हम क्या बोलने लग गए, मैक्सिमम वाटर कंटेंट बोलने लग गए। क्लियर है। दूसरा मिनिमम के टर्म में डिफाइन करें, इट मे बी डिफाइंड एज मिनिमम वाटर कंटेंट जिसमें सॉइल कौन सी स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में, इट मे बी डिफाइंड एज मिनिमम वाटर कंटेंट जिसमें सॉइल कौन सी स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में, इन विच सॉइल इज इन सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। या आप ऐसा भी बोल सकते हो ये वो वाटर कंटेंट है जिसमें सॉइल कहाँ से कहाँ पास हो रही है, सेमी सॉलिड से सॉलिड में पास हो रही है और सॉलिड से सेमी सॉलिड में पास हो रही है। इट इज पासिंग फ्रॉम सेमी सॉलिड टू सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी, सॉलिड टू सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। क्लियर है।
तो ऐसे भी समझ सकते हो, यू कैन रेफर इट लाइक दिस ऑल्सो। तो एक ही बात है। तो ये हमारी श्रिंकेज लिमिट हो गई। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पीछे हमने बोला था लिक्विड लिमिट गवर्न्स द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल। अगर किसी सॉइल की लिक्विड लिमिट ज़्यादा तो उसमें वॉल्यूम चेंजेस ज़्यादा होंगे। कल कर्व बना के दिखाई थी मैंने आपको, दोबारा बना के दिखा देता हूँ। तो ये वाली कर्व आपको कल बना के दी थी मैंने। दिस वॉज द कर्व विच वॉज ड्रॉन यस्टरडे। मैंने श्रिंकेज लिमिट सेम रखी थी, श्रिंकेज लिमिट वॉज केप्ट सेम। तो हमने बोला जिस सॉइल की लिक्विड लिमिट ज़्यादा, उस सॉइल में वॉल्यूम चेंजेस क्या मिलेंगे आपको, ज़्यादा मिलेंगे। देयर द वॉल्यूम चेंजेस विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर। दिस वाज द पॉइंट बीइंग डिस्कस। अब हम बात कर रहे हैं श्रिंकेज लिमिट की। ये वॉल्यूम चेंज कहाँ तक मिलता है हमें? आप लिक्विड लिमिट को रिड्यूस करके कहाँ तक ला सकते हो? श्रिंकेज लिमिट तक ला सकते हो। तो ये हमारी पहली सॉइल थी, ये हमारी दूसरी सॉइल थी। मैं लिक्विड लिमिट को रिड्यूस करके कहाँ तक ला सकता हूँ? श्रिंकेज लिमिट तक। कंपैरिजन करने के लिए मैंने श्रिंकेज लिमिट क्या रखा था? कंपैरिजन करने के लिए मैंने श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू सेम रखी हुई थी दोनों सॉइल के लिए। फॉर बोथ दी सॉइल इट वाज केप्ट सेम। अब मुझे श्रिंकेज लिमिट के ऊपर ही कमेंट करना है। क्या करूंगा? मैं लिक्विड लिमिट को पकड़ लूंगा। दो सॉइल के सैंपल हैं, दोनों की लिक्विड लिमिट सेम। जिस सॉइल की श्रिंकेज लिमिट कम, उसमें वॉल्यूम चेंजेस ज्यादा मिलेंगे। जैसे अब दोबारा डायग्राम बना के दे देता हूँ। तो इस बार मुझे क्या रखना पड़ेगा? सेम। इस बार मुझे लिक्विड लिमिट सेम रखनी पड़ेगी। लिक्विड लिमिट सेम रखी है और दो सॉइल के सैंपल बनाए, देख लो किसमें वॉल्यूम चेंज ज्यादा निकल के आ रहा है। तो दो सॉइल है, देयर आर टू सॉइल्स। एक की श्रिंकेज लिमिट है WS1, दूसरे की श्रिंकेज लिमिट है WS2, और ये हमारी लिक्विड लिमिट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें श्रिंकेज लिमिट कम होगी उसमें वॉल्यूम चेंजेस क्या मिलेंगे आपको? ज़्यादा मिलेंगे। देयर वॉल्यूम चेंजेस विल कम आउट टू बी मोर। यानी श्रिंकेज लिमिट भी इंडिकेटर है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल का। इट इज ऑल्सो द इंडिकेटर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल। पर कैसे? इनवर्सली। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? Any of the point to be referred from this for anyone? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से? चले आगे। Shall we continue? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो वही डायग्राम जो मैंने आपको बना के दिखा था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब श्रिंकेज लिमिट को डिटरमाइन कैसे किया जाता है? हाउ इट इज बीइंग डिटरमाइंड? इसको भी डिटरमाइन करने के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड द श्रिंकेज लिमिट वी हैव टू परफॉर्म द टेस्ट। अब इसका टेस्ट थोड़ा सा टिपिकल है, बताना ऑब्वियसली सारी चीज़ें कवर करता हूँ, कोई छोड़ता तो नहीं और छोड़ी भी नहीं जाती कोई चीज़। आई डिस्कस द इंटायर टेस्ट, निकाला कैसे जाता है, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ के लिए पूरी जानकारी दे रहा हूँ। तो इसको निकाला कैसे जाता है? इसको हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट टेस्ट। So how to find this? By performing the test known as shrinkage limit test. कैसे करते हैं? हम एक सैंपल लेते हैं, लिखा हुआ है कंसीडर अ सैंपल हैविंग वाटर कंटेंट विच इज मोर देन श्रिंकेज लिमिट। जिसका वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा है, इसका मास है m1, या बोल दो ऊपर लिख दिया m1, और वॉल्यूम है v1। तो मैंने एक सॉइल का सैंपल लिया जिसमें वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा है, उसका मास और वॉल्यूम नोट कर लिया। फिर मैंने इसको ड्राई कराया। जब ड्राई कराओगे इसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वाटर कंटेंट किससे ज़्यादा है? श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा है। एक वाटर कंटेंट पे आके ये श्रिंकेज लिमिट पे पहुंच जाएगा। ये देखो, ये रहा W2 इज इक्वल टू श्रिंकेज लिमिट, ये श्रिंकेज लिमिट पे पहुंच गया। इसके बाद अगर आपने इसको ड्राई किया तो उसके वॉल्यूम में कोई रिडक्शन नहीं आएगा। देयर विल बी नो रिडक्शन इन दी वॉल्यूम। क्लियर है चीज? तो इनिशियली इसकी वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा थी, आपने इसको ड्राई करना चालू किया, इसका वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट के बराबर आ गया, इसका वॉल्यूम हो गया V2 और मास हो गया कितना? M2। तो वॉल्यूम हो गया V2, मास हो गया M2। आपने और ड्राई किया और ये कंप्लीटली ड्राई हो गया, वाटर कंटेंट हो गई 0, इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। कहने का मतलब है V2 किसके बराबर होगा? VD के बराबर होगा। पर मास तो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। अब मास कितनी हो गई? MD। इट्स मास हैज बिकम MD। अब मेरा एम क्या है? अब मेरा एम है श्रिंकेज लिमिट निकालना। श्रिंकेज लिमिट निकालना मतलब दूसरी स्टेज में क्या निकालना? वाटर कंटेंट निकालना। दूसरी स्टेज के वाटर कंटेंट को हम क्या बोल देंगे? दूसरी स्टेज के वाटर कंटेंट को हम बोल देंगे श्रिंकेज लिमिट। अब कैसे निकालू? कैन बी कंप्यूटेड वेरी इजीली। देखो, व्हाट इज द मास ऑफ वाटर इन स्टेज 1?
मास ऑफ वाटर इन स्टेज वन, पहली स्टेज में मास ऑफ वाटर कितना है, m1 माइनस एम एस। टोटल मास ऑफ सॉइल में से मास ऑफ सॉलिड मैंने घटा दिया, ये मास ऑफ वाटर आ गया स्टेज वन में। मास ऑफ सॉलिड को ड्राई मास ऑफ सॉइल बोल देते हैं, तो इसको हमने बोल दिया m1 माइनस एम डी। तो एक ही बात है, m1 माइनस एम डी। अब कितना लॉस हुआ पानी का फ्रॉम स्टेज वन टू स्टेज टू, जो सॉइल के वॉल्यूम में रिडक्शन आया वही पानी के वॉल्यूम में रिडक्शन हुआ, मल्टीप्लाई कर दो पानी की डेंसिटी से। तो आप बोल सकते हो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टेज वन टू टू, फ्रॉम स्टेज वन टू टू। सो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टेज वन टू टू, तो वॉल्यूम में रिडक्शन जो हुआ वही पानी के वॉल्यूम में रिडक्शन हुआ, मल्टीप्लाई कर दिया पानी की डेंसिटी से। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, v1 माइनस v2 या v1 माइनस vt, कुछ भी लिख सकते हो, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये बात भी निकल के आती है। सो व्हाट द मास ऑफ वाटर इन स्टेज टू, ये कैसे निकालू मास ऑफ वाटर इन स्टेज टू, मास ऑफ वाटर इन स्टेज वन माइनस लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम स्टेज वन टू स्टेज टू। तो हम बोल सकते हैं मास ऑफ वाटर इन स्टेज टू, mass of water in stage 2. So mass of water in stage 2 will be equal to what? So mass of water in stage 2 will be equal to mass of water in stage 1, m1 minus md, minus loss of mass of water from stage 1 to stage 2, पहली से दूसरी स्टेज में जो लॉस हुआ। मास ऑफ वाटर आ गया स्टेज 2 के अंदर, वाटर कंटेंट निकाल लो जो श्रिंकेज लिमिट होती है। दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय व्हाट, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय व्हाट, मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉलिड, यानी ड्राई मास ऑफ सॉइल, यही हमारी वाटर कंटेंट होती है। देखो ये लिखा हुआ है एक्सप्रेशन में भी, सेम एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। m1 माइनस एम डी क्या है, मास ऑफ वाटर इन स्टेज वन डिवाइड बाय द मास ऑफ सॉलिड। तो मैं इस वाली टर्म को तो क्या बोल सकता हूँ पूरा, ये जो पूरी, ये क्या हुआ, ये जो पूरी टर्म है इसको मैं वाटर कंटेंट बोल सकता हूँ पहली स्टेज का, देखा हुआ W1। तो वाटर कंटेंट इज स्टेज, वाटर कंटेंट ऑफ स्टेज वन इज इक्वल टू W1। तो ये पहला तरीका है हमारा श्रिंकेज लिमिट निकालने का। दिस इज द फर्स्ट ऑफ द मेथड टू फाइंड द श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सॉइल। क्लियर है? क्लियर है पूरी स्टोरी? चलिए, सो फर्स्ट ऑफ द मेथड टू फाइंड द श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सॉइल। तो श्रिंकेज लिमिट को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया, एक दूसरा तरीका भी है। श्रिंकेज लिमिट को हम वॉइड रेशियो के टर्म में भी लिख सकते हैं। श्रिंकेज लिमिट कैन बी रिटन एज E by G। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूं, इफ आई सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, आई कैन राइट द श्रिंकेज लिमिट एज E by G ऑल्सो। अब आप बोलोगे सर E by G कैसे लिख दिया, ये एक्सप्रेशन कैसे आ गया? तो भैया डिराइव करके देना ही पड़ेगा, बच ही नहीं सकता उससे। तो मैं लो डिराइव करके दे देता हूँ। श्रिंकेज लिमिट क्या है, मास ऑफ वाटर इन स्टेज 2 डिवाइड बाय द मास ऑफ सॉलिड। मास ऑफ वाटर इन स्टेज 2 कैसे निकालूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्टेज 2। व्हाट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्टेज 2, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो मैंने वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाला स्टेज 2 में, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड घटा दिया, ये पानी का वॉल्यूम आ गया दूसरी स्टेज में। पानी का वॉल्यूम दूसरी स्टेज में मल्टीप्लाई बाय पानी की डेंसिटी, ये आपको दे देगा पानी का मास दूसरी स्टेज में, डिवाइड बाय व्हाट, मास ऑफ सॉलिड। फिर हमने पता है V2 VD के बराबर है, VD माइनस VS इंटू रो W अपॉन MS। ये बात भी समझ में आती है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, VD बाय MS इंटू रो W माइनस VS इंटू रो W अपॉन MS। ये बात भी समझ में आ जाती है। अब जरा चेक करो MS को, मास ऑफ सॉलिड को ड्राई मास ऑफ सॉइल बोल सकता हूँ, VD बाय MD इंटू रो W, VS बाय MS इंटू रो W। देखो ये एक्सप्रेशन, ड्राई मास ऑफ सॉइल टू द ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। डेंसिटी ऑफ वाटर तो न्यूमरेटर में लिखी हुई है, मास ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, डेंसिटी ऑफ वाटर तो लिखा हुआ है। तो ये हमारी श्रिंकेज लिमिट आ गई। इस तरीके से भी लिख सकते हो श्रिंकेज लिमिट। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड टू राइट द श्रिंकेज लिमिट। क्लियर है? अब रो डी को आप किसके टर्म में लिख सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में लिख सकते हो, जी रो डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई, लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, जी रो डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई। और डेंसिटी ऑफ सॉलिड को क्या लिखा जा सकता है, हाउ डेंसिटी ऑफ सॉलिड कैन बी रिटर्न, डेंसिटी ऑफ सॉलिड को भी स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में लिखा जा सकता है। हाउ डेंसिटी ऑफ सॉलिड कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी,
This is equal to specific gravity. So density of solid to the density of water. So G into rho W. So G into rho W. तो ये तो कैंसल आउट हुआ, ये भी कैंसल आउट हुआ, तो ये आ गया 1 प्लस ई बाई जी माइनस 1 बाई जी। सॉल्व करा क्या आ गया, ई बाई जी। तो ये रिलेशनशिप भी डिराइव करके दे दिया। तो श्रिंकेज लिमिट कैन बी रिटन एज ई बाई जी ऑल्सो। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल सकते हो। फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल। क्लियर है? देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल टू फाइंड द श्रिंकेज लिमिट। बहुत सारे तरीके हैं श्रिंकेज लिमिट को एनालाइज करने के। Shall we continue? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारी सारी लिमिट्स निकल के आ गई। ऑल द लिमिट्स वी हैव कंप्यूटेड। तो सारी लिमिट कंप्यूट कर ली हमने। जल्दी नोट करो फटाफट से। चले आगे। Shall we continue? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब हम अलग अलग इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं। नाउ वी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस व्हिच आर अवेलेबल। अब क्या है अलग अलग तरह के इंडेक्स, जरा इनको एनालाइज कर लेते हैं। पहली हमारी श्रिंकेज इंडेक्स। श्रिंकेज इंडेक्स का मतलब है रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी जिसमें सॉइल बिहेव करेगी किसकी तरह, सेमी सॉलिड मटेरियल की तरह। जरा पीछे जाते हैं वापस कंसिस्टेंसी कर्व के अंदर, ये रही कंसिस्टेंसी कर्व, ये रही। सो रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी इन विच द सॉइल विल बिहेव लाइक सेमी सॉलिड मटेरियल, इसको हम बोलेंगे श्रिंकेज इंडेक्स। तो श्रिंकेज इंडेक्स क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। तो प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट का जो डिफरेंस है वो क्या निकल के आ जाएगा, श्रिंकेज इंडेक्स निकल के आ जाएगा। जितनी ज्यादा श्रिंकेज इंडेक्स होगी इसका मतलब मटेरियल उतना ही ज्यादा सेमी सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। तो ज्यादा रेंज है वाटर कंटेंट की जिसमें मटेरियल यानी हमारी सॉइल सेमी सॉलिड की तरह बिहेव करेगी, इसको हम श्रिंकेज इंडेक्स बोल देते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर भी डिफाइन किया हुआ है जो सेम ये बताता है, श्रिंकेज रेशियो। अब श्रिंकेज रेशियो क्या होती है, श्रिंकेज रेशियो इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल expressed as the percentage of its dry volume to the corresponding change in the water content above shrinkage limit। कहने का मतलब है हमारा वाटर कंटेंट है W1, क्लियर है, इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है V1। आप वाटर कंटेंट को रिड्यूस करा के ले आए W2 पे, तो W1 आ गया W2 पे, वॉल्यूम रिड्यूस होके हो गई V2 पे आ गई। तो वॉल्यूम में डिक्रीज कितना हुआ, V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 को आपने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम कितनी है हमारी, VT। So it is defined as what? It is defined as decrease in the volume of soil. Decrease in the volume of soil is V1 minus V2, expressed as the percentage of its dry volume to the corresponding change in water content। पर ध्यान रखना है ये दोनों वाटर कंटेंट किससे ऊपर होने चाहिए, श्रिंकेज लिमिट से ऊपर होने चाहिए, क्योंकि हमें तो पता है श्रिंकेज लिमिट के नीचे अगर गया वाटर कंटेंट तो वॉल्यूम चेंज आना ही नहीं है। एट मैक्स W2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, श्रिंकेज लिमिट के बराबर हो सकती है, तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर हो जाएगी। बस ये इसकी रेंज निकल के आ सकती है। तो जितना ज्यादा श्रिंकेज रेशियो होगा यानी उतनी ही ज्यादा श्रिंकेज मिलेगी हमें सॉइल के अंदर। मोर इज द श्रिंकेज रेशियो इट मींस मोर इज द श्रिंकेज ऑफ द सॉइल। डायरेक्ट रिलेशनशिप निकल के आ गई। क्लियर है, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी।
चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया कि अगर आप वाटर कंटेंट को रिड्यूस करा देते हो श्रिंकेज लिमिट तक, वॉल्यूम V2 कितनी हो जाएगी, VD हो जाएगी। इट इज वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, हार्डली मैटर्स। अच्छा पीछे देखो, पीछे वाली कहानी, हमने श्रिंकेज रेशियो को एक्सप्रेस कर लिया श्रिंकेज लिमिट के टर्म में। इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ श्रिंकेज लिमिट ऑल्सो। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं श्रिंकेज लिमिट के टर्म में, ये भी एक अलग स्टोरी है। हाउ इट कैन बी रिपोर्टेड, देखो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन कैन बी एनालाइज्ड। तो श्रिंकेज लिमिट को हम लिख सकते हैं श्रिंकेज रेशियो के टर्म में। अब आप बोलोगे सर कैसे लिखेंगे श्रिंकेज लिमिट को श्रिंकेज रेशियो के टर्म में, जरा इसको भी समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, V1 माइनस VD बाई VD, ठीक है, इंटू 100 अपॉन W1 माइनस WS, ठीक है। सो हाउ इट कैन बी रिपोर्टेड, देखो श्रिंकेज रेशियो है हमारा V1 माइनस V2 बाई VD इंटू 100 अपॉन W1 माइनस W2। वाटर कंटेंट को मैं किसके टर्म में लिख सकता हूँ, वॉल्यूम और मास के टर्म में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 बाई VD इंटू 100, W1 माइनस W2 इज इक्वल टू वॉट, जो वाटर कंटेंट में चेंज आया वो सॉइल के वॉल्यूम में चेंज आया, सॉइल के वॉल्यूम में चेंज आया V1 माइनस V2 टू दी मास ऑफ द सॉइल। तो पानी का वॉल्यूम में चेंज मल्टीप्लाई बाय पानी की डेंसिटी, तो पानी के मास में चेंज, पानी के मास में चेंज डिवाइड बाय ड्राई मास ऑफ द सॉइल विच इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड। तो मैंने W1 माइनस W2 को क्या लिख दिया, डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल विच इज इक्वल टू डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय ड्राई मास ऑफ द सॉइल विच इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड। अब अगर इसको हम सॉल्व करें, क्या निकल के आ रहा है, अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं, V1 माइनस V2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आया MD बाय VD, MD बाय VD इंटू रो W इंटू 100। ये हमारी श्रिंकेज रेशियो निकल के आ गई, दिस इज अवर श्रिंकेज रेशियो। तो श्रिंकेज रेशियो क्या बनी हमारी, श्रिंकेज रेशियो बनी हमारी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, यही है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 100, ये बन गया हमारा श्रिंकेज रेशियो। तो श्रिंकेज रेशियो है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीछे जरा देखना रिलेशनशिप, ये हमारी श्रिंकेज रेशियो थी, यही तो है हमारी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, रो डी बाय रो, तो यही तो है हमारी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, दिस इज ओनली मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ये 1 बाय आर लिखा हुआ है, दिस इज 1 बाय आर, और ये क्या लिखा हुआ था 1 बाय जी। तो आप बोल सकते हो श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाय आर माइनस 1 बाय जी। तो एक रिलेशनशिप ये भी है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिलेशनशिप। तो हम श्रिंकेज लिमिट को श्रिंकेज रेशियो के टर्म में लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ श्रिंकेज रेशियो। क्लियर है पूरी कहानी, चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। अभी वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होती है, ये भी पैरामीटर है जो हमें ये बताता है सॉइल में वॉल्यूम चेंजेस कितने मिलेंगे। तो श्रिंकेज इंडेक्स हमें ये बताता है रेंज ऑफ वाटर कंटेंट इन विच सॉइल विल बिहेव लाइक सेमी सॉलिड मटेरियल। श्रिंकेज रेशियो हमें ये जानकारी देती है कि कितनी ज्यादा श्रिंकेज होगी सॉइल के अंदर, बट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वाटर कंटेंट। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का मतलब क्या है, इट इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल expressed as the percentage of its dry volume when the water content is reduced from the given state up to the shrinkage limit। अगर वाटर कंटेंट को आप गिवन स्टेट से श्रिंकेज लिमिट पे लेके आ गए, इसका मतलब V2 किसके बराबर हो गया, V2 VD के बराबर हो गया। So it is decrease in the volume of soil expressed as the percentage of its dry volume when the water content is changed from given value to what, जब वाटर कंटेंट रिड्यूस हुआ गिवन वैल्यू से कहाँ तक, श्रिंकेज लिमिट तक, यानी V2 की वैल्यू कितनी हुई, VD के बराबर हो गई, V2 is equal to VD, खत्म कहानी, प्रॉब्लम इज फिनिश्ड। तो ये हमारी क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज होती है, दिस इज अवर वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। क्लियर है, चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लीनियर श्रिंकेज। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज आपको वॉल्यूम चेंज बताती है किसके अंदर,
सॉइल के वॉल्यूम के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं लीनियर श्रिंकेज की। पहली चीज दिमाग में आती है कि सर जब हमने वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज निकाल लिया, ये लीनियर श्रिंकेज डिफाइन करने का सेंस ही क्या होता है, बनता है सेंस क्यों? सॉइल के अंदर जो भी वॉल्यूम चेंज आएगी वो आपको उसकी डेप्थ में दिखेगी, एरिया में नहीं दिखेगी, क्योंकि एरिया इनफाइनाइट है सॉइल का। द एरिया ऑफ द सॉइल इज इनफाइनाइट। इसका मतलब ये है कि जब भी आप वाटर कंटेंट रिड्यूस करोगे सॉइल का, उसकी वॉल्यूम में जो डिक्रीज होगा वो मुझे दिखेगा कैसे? उसकी डेप्थ के लॉन्ग जो उसकी लीनियर डायमेंशन है, उसकी डेप्थ के लॉन्ग जो उसकी लीनियर डायमेंशन है। क्लियर है चीज? इसका मतलब लीनियर श्रिंकेज भी डिफाइन करना बनता है। तो लीनियर श्रिंकेज का मतलब क्या होता है? लीनियर श्रिंकेज का मतलब होता है डिफाइंड एज डिक्रीज इन वन डायमेंशन ऑफ द सॉइल। So it is defined as decrease in one dimension of the soil expressed as the percentage of its original dimension when the water content is reduced from its given state up to the shrinkage limit. तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज मुझे वॉल्यूम चेंज बताता है सॉइल की, पर लीनियर श्रिंकेज मुझे क्या बताता है? चेंज इन लीनियर डायमेंशन बताता है। और लीनियर डायमेंशन कुछ भी हो सकती है, लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ, कुछ भी हो सकता है। इट मे बी एनीथिंग। क्लियर है? चले आगे। चलो, ऑन सेम लाइंस, उसी तरीके से अब हम बात करते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स की। जैसे श्रिंकेज इंडेक्स की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स की। नाम में लिखा हुआ है, इट इज द रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी इन विच द सॉइल विल एग्जिबिट प्लास्टिक बिहेवियर। ये रेंज है कंसिस्टेंसी की जिसमें सॉइल एग्जिबिट करेगा क्या? प्लास्टिक बिहेवियर या प्लास्टिक प्रॉपर्टी। तो प्लास्टिक बिहेवियर की तरह काम करेगा या प्लास्टिक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करने लग जाएगा या प्लास्टिक प्रॉपर्टी पोजेस करेगा। तो ये डिफरेंस हो गया किसका? तो ये डिफरेंस हो गया किसका? लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का। तो इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट बता रहा है कि आपको सारी सॉइल के लिए, प्लास्टिक लिमिट भी बता रहा है कि आपको सारी सॉइल के लिए। तो दोनों का डिफरेंस निकाल के क्या निकाल सकते हो? प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल सकते हो। यानी ये भी पैरामीटर बन गया। अगर मैंने प्लास्टिक लिमिट सेम रखी और लिक्विड लिमिट को वेरी कराया है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या बता देगा आपको? वॉल्यूम चेंज बता देगा। इट विल ऑल्सो इंडिकेट द वॉल्यूम चेंज। यानी वॉल्यूम चेंज के अब कितने पैरामीटर बन गए? लिक्विड लिमिट बन गया, एक श्रिंकेज लिमिट बन गया, और एक ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी बन गया। इट हैज बिकम प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑल्सो। क्लियर है पूरी स्टोरी? अब आगे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे रखी है सॉइल की ऑन द बेसिस ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। जैसे अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 7 से कम है, विल से इट इज लो प्लास्टिक। 0 है, विल से इट इज नॉन प्लास्टिक। तो कोर्स ग्रेन सॉइल यानी सैंड और ग्रेवल को क्या बोल देंगे? नॉन प्लास्टिक बोल देंगे। 7 से 17 के बीच में मीडियम प्लास्टिक, ग्रेटर देन 17 विल से हाईली प्लास्टिक। क्लियर है पूरी कहानी? नोट करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल मैंने प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू में निकाल के दे दी है। अलग अलग सॉइल के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज ऑल्सो बीन कंप्यूटेड, और पीछे डिस्क्रिप्शन दे रखा था सॉइल का आपको। द प्रीवियस केस द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉइल वाज बीन गिवन टू यू। नीचे नोट भी लिखा हुआ है। नोट क्या बोल रहा है? सैंड और ग्रेवल के लिए प्लास्टिक लिमिट अटेन ही नहीं होती है, इसलिए उनको क्या रिपोर्ट करते हैं? नॉन प्लास्टिक सॉइल रिपोर्ट करते हैं। सो विल से दीस सॉइल्स आर व्हाट? नॉन प्लास्टिक सॉइल्स। अगर आप दो सॉइल के सैंपल मिक्स कर रहे हो, दो सॉइल के सैंपल मिक्स कर रहे हो, उनकी अलग अलग प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। जिस प्रपोर्शन में आप उसको मिक्स करोगे, उसी प्रपोर्शन में मिक्सचर की प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकल के आएगी। उसी प्रपोर्शन में मिक्सचर की प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकल के आएगी। देखो मिक्सचर की प्लास्टिसिटी इंडेक्स लिखी हुई है। तो IP mix is equal to IP1 into X1 plus IP2 into X2 upon X1 plus X2।
क्लियर है पूरी कहानी? चले, चलो अप्लाई करके बताओ इसे अब। देखो सवाल अब इसके ऊपर। रेफर द प्रॉब्लम ऑन दिस। The liquid limit and plastic limit of the soil is given as 45% and 22% respectively. The plasticity index of the soil would be, ये क्या पूछा हुआ है? IP is equal to liquid limit minus plastic limit. तो लिक्विड लिमिट कितना है? 45%, ये है 22%, तो कितना आ गया? 23%। सो आंसर इज बी 0.23। तो आईपी पूछा था तो सिंपल सा सवाल था, क्या था इसके अंदर? नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ईएससी गेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेम चीज बस बताने का तरीका चेंज कर दिया। अब क्या? In situ behavior of the fine grained soil at its natural water content can be found with the help of the parameter known as consistency index. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। In situ behavior of the fine grained saturated soil at its natural water content can be found with the help of the parameter known as consistency index. तो चाहे कंसिस्टेंसी इंडेक्स बोल दो चाहे रिलेटिव कंसिस्टेंसी बोल दो, एक ही बात है। ऐसा एक और पैरामीटर है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स, इसके बाद आएगा। उसका भी एक और नाम है वाटर प्लास्टिसिटी रेशियो, और दोनों सेम चीज बताते हैं अलग अलग तरीके से। तो अगर आपको ये पता करना है कि फाइन ग्रेन्ड सॉइल नेचुरल वाटर कंटेंट पे कैसे बिहेव करेगी फील्ड में, तो हम इस पैरामीटर को यूज करेंगे। विल बी यूजिंग दिस पैरामीटर। क्या है ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट एंड द नेचुरल वाटर कंटेंट। तो लिक्विड लिमिट एंड नेचुरल वाटर कंटेंट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल, यानी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का डिफरेंस। इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स और रिलेटिव कंसिस्टेंसी। इट इज वन एंड द सेम थिंग। अब देखो ये कैसे बिहेवियर बताती है, ये जो पैरामीटर है हमें कैसे बिहेवियर बताता है सॉइल का। पहला केस क्या, देखो नीचे डायग्राम भी देखना। हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से ज्यादा है, तो नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से ज्यादा है तो आईसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। तो अगर आईसी की वैल्यू नेगेटिव है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो सॉइल किसकी तरह बिहेव करेगी फील्ड में? लिक्विड की तरह बिहेव करेगी। शेयर स्ट्रेंथ बहुत ही कम, नेग्लिजिबल शेयर स्ट्रेंथ। दूसरा केस लिया, अगर हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में है, अगर हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में है, इट इज इन बिटवीन दीज टू, सॉइल कैसे बिहेव करेगी? प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगी। तो नेचुरल वाटर कंटेंट अगर लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में है तो हमारे आईसी की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेकर 1 के बीच में वेरी करेगी। अगर हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट से कम हो जाए, तो नेचुरल वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट से कम हो जाए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा आ जाएगा, यानी कंसिस्टेंसी इंडेक्स 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स 1 से ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे? सॉइल विल बिहेव लाइक सेमी सॉलिड और सॉलिड। तो आपको सॉइल का बिहेवियर पता चल गया। सो हायर इज द वैल्यू ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स, मोर इज द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। उतनी ज्यादा शेयर स्ट्रेंथ है हमारे सॉइल की, जितनी ज्यादा आईसी उतनी ज्यादा शेयर स्ट्रेंथ। अब आगे टेबल भी बना के दे रखी है आपको, ये रही देखो, कंसिस्टेंसी स्टेज, सॉइल का डिस्क्रिप्शन और कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू। तो अगर नेगेटिव है तो लिक्विड की तरह है, 0 से लेके 1 के बीच में है प्लास्टिक की तरह, 1 से ज्यादा है सेमी सॉलिड और सॉलिड की तरह। इसी तरीके से एक और पैरामीटर बताया था आपको, लिक्विडिटी इंडेक्स और वाटर प्लास्टिसिटी रेशियो, ये भी यही काम करता है। इट ऑल्सो डज द सेम वर्क। लिखा भी हुआ है पहला पॉइंट,
इट्स सिग्निफिकेंस इज सेम, इसका सिग्निफिकेंस सेम है, सम नहीं है, सेम एज दैट ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स. It is defined as the ratio of difference of natural water content and plastic limit of the soil. पीछे क्या था? Difference of liquid limit and natural water content to the plasticity index of the soil. Plasticity index क्या है हमारी? IP है. इसका मतलब consistency index और plasticity जो पीछे आपको बताई थी उसका समेशन क्या निकल के आ जाएगा? 1 निकल के आ जाएगा. It will come out to be 1. तो ये हमारी क्या है? IC है, ये हमारी IL है, इसको IL बोलते हैं. वापस ये लिख दिया क्या? IL. तो IC plus IL, IP नहीं है ये, is equal to 1. So ratio of consistency index or ratio of liquidity index will come out to be in the given range. ये given range में निकल के आ जाएगा. इसको भी चेक कर सकते हैं. देखो, अगर नेचुरल वाटर कंटेंट, पहला केस उठाया, नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से ज़्यादा हो गया, अगर नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से ज़्यादा हो गया, सॉइल लिक्विड की तरह बिहेव करेगी, तो हमारी लिक्विडिटी इंडेक्स क्या आ जाएगी? 1 से ज़्यादा आ जाएगी. अगर नेचुरल वाटर कंटेंट हमारा क्या है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में है, तो उस केस में हमारी लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू आएगी 0 से लेकर 1 के बीच में. पर अगर नेचुरल वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट से कम है, सॉइल बिहेव करेगी सॉलिड और सेमी सॉलिड मटेरियल की तरह, तो हमारी लिक्विडिटी इंडेक्स क्या निकल के आएगी? नेगेटिव. इसका मतलब जस्ट इनवर्स वैल्यूज है. आईसी की वैल्यू नेगेटिव तो सॉइल लिक्विड की तरह बिहेव करेगी, पर आईएल की वैल्यू मोर देन 1 सॉइल लिक्विड की तरह बिहेव करेगी. तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है. इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव पर्पस. नोट करो, फटाफट चले आगे. तो ये सारी क्या चल रही है? हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टी चल रही है सॉइल की. ये हेल्प करता है सॉइल के आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के अंदर. तो अभी तक कंसिस्टेंसी ही चल रही है. स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी. नेक्स्ट ऑफ द इंडेक्स इज नोन एज टफनेस इंडेक्स. तो हमें श्रिंकेज इंडेक्स क्या बता रहा था? वो रेंज वाटर कंटेंट की जिसमें सॉइल बिहेव करता है सॉलिड और सेमी सॉलिड की तरह. फिर हमने देखा प्लास्टिसिटी इंडेक्स, वो रेंज वाटर कंटेंट की जिसमें सॉइल बिहेव करती है प्लास्टिक मटेरियल की तरह. फिर हमने डिस्कस किया कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स. अब अगला इंडेक्स आया टफनेस इंडेक्स. इट रिप्रेजेंट्स द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल एट इट्स प्लास्टिक लिमिट. टफनेस इंडेक्स हमें शेयर स्ट्रेंथ बताती है सॉइल की उसके प्लास्टिक लिमिट पे. तो इट सिग्निफाइज द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल एट इट्स प्लास्टिक लिमिट. ये रेशियो है किसका? ये रेशियो है हमारे प्लास्टिसिटी इंडेक्स का और फ्लो इंडेक्स का. सो इट इज द रेशियो ऑफ आईपी बाय आईएफ. जनरली टफनेस इंडेक्स की वैल्यू वेरी कर जाती है किसके बीच में? 0 से लेके 3 के बीच में. पर अगर टफनेस इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम है, दी सॉइल इज कंसिडर टू बी इजीली क्रम्बल्ड. आसानी से क्रम्बल हो जाएगी, पर किस पे? प्लास्टिक लिमिट पे. तो ध्यान रखना है इस चीज का. तो टफनेस इंडेक्स वेरी कर जाती है 0 से लेकर 3 के बीच में. पर अगर टफनेस इंडेक्स की वैल्यू 1 से छोटी है तो आप मान सकते हो कि सॉइल इज इजीली फ्राइएबल. टेक्निकल टर्म है फ्राइएबल, इसका मतलब आसानी से क्रम्बल कर जाएगी सॉइल. अब इतने सारे पैरामीटर आ गए हैं और इतनी सारी प्रॉपर्टी आ गई है सॉइल की. मैंने सबको कंसोलिडेट करके लिखा हुआ है आपकी समझ के लिए. इट इज बीइंग कंसोलिडेटेड एंड मेंशन्ड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. अब क्या है आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस से जरा चेक करना. अगर मुझे कंप्रेसिबिलिटी निकालनी है, वॉल्यूम चेंज निकालना है या श्रिंकेज निकालना है, किसको पकड़ेंगे? पीछे बताए थे पैरामीटर आपको, लिक्विड लिमिट, श्रिंकेज लिमिट एंड श्रिंकेज इंडेक्स. क्लियर है?
अगर आपको प्लास्टिसिटी बतानी है किसको पकड़ोगे? प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड प्लास्टिक लिमिट। अगर आपको रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ बताना है किसको पकड़ोगे? फ्लो इंडेक्स, स्लोप ऑफ द फ्लो कर्व। अगर आपको इन सीटू बिहेवियर बताना है सॉइल का किसको पकड़ोगे? कंसिस्टेंसी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स। अगर आपको शेयर स्ट्रेंथ निकालनी है प्लास्टिक लिमिट पे किसको पकड़ोगे? टफनेस इंडेक्स को पकड़ोगे। विल कैच होल्ड ऑफ द टफनेस इंडेक्स। ये ऊपर टफनेस इंडेक्स डिफाइन कर रखा है, तो इस पे सवाल बन के आते हैं। यू विल फाइंड द प्रॉब्लम्स ऑन दिस। तो ये सारे पैरामीटर मेंशन करके दे रखे हैं। ऑल द पैरामीटर्स आर बीइंग मेंशन्ड। क्लियर है? चलो बढ़िया है। देखो अभी टेबल बनाई हुई है, अब इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। और मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस टेबल को समझने के अंदर। तो हम कोशिश करेंगे कि सारे पैरामीटर्स जो इस टेबल में लिखे हुए हैं उसको क्लियरली एनालाइज करें। we'll analyze the parameters which are mentioned in this table। अब क्या बोलती है टेबल, कैसे एनालाइज करना है, एक एक करके उठाते हैं। चेक करो। आई बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। ड्राई स्ट्रेंथ की बात करेंगे, टफनेस बात करेंगे नियर plastic limit, then we'll talk about compressibility, then we'll talk about permeability, then we'll talk about rate of volume change। अब कंपेयर कर रहे हो सॉइल को, सॉइल की कंपैरिजन कर रहे हैं, बेस से बना के चलेंगे। कंपेयरिंग सॉइल एट इक्वल लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट आपने पकड़ी हुई है, ये चेंज नहीं होगा, पर आईपी की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो। आईपी क्या होता है? लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का डिफरेंस होता है आईपी। आपने लिक्विड लिमिट पकड़ी हुई है और आईपी बढ़ाते जा रहे हो, ऐसा कब पॉसिबल होगा? ऐसा तब पॉसिबल होगा जब आप डब्ल्यूपी घटाते जा रहे हो। डब्ल्यूपी घटाने का मतलब है आप वाटर कंटेंट को घटाते जा रहे हो, लिक्विड लिमिट आपने कांस्टेंट रखी हुई है। अब इस बेस पे आपको ये सारी प्रॉपर्टी बतानी है। जरा चेक करो। अगर मैं डब्ल्यूपी घटाता जा रहा हूँ, वाटर कंटेंट कम करते जा रहे हो सॉइल के अंदर, आप डब्ल्यूपी इज रिड्यूसिंग, इसका मतलब क्या होती जा रही है? आपकी ड्राई स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। जो ड्राई स्ट्रेंथ विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। जितनी कम वैल्यू डब्ल्यूपी की, उतनी ज्यादा क्या मिलेगी आपको? ड्राई स्ट्रेंथ मिलेगी। द हायर विल बी द ड्राई स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। देन टफनेस इंडेक्स नियर डब्ल्यूपी, सेम चीज अभी बताया। ये तो रेशियो है किसका? आईपी अपॉन आईएफ का। इट्स द रेशियो ऑफ आईपी बाय आईएफ। तो जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट घटाते जाओगे, टफनेस क्या करती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। समझ में आती है? नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी तो कौन गवर्न करती है? लिक्विड लिमिट। आपने इसको कांस्टेंट बना के रखा हुआ है तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता प्लास्टिक लिमिट का इसके ऊपर। परमेबिलिटी, वाटर कंटेंट घटाते जा रहे हो, डेंसनेस बढ़ती जा रही है, पार्टिकल्स पास पास आते जा रहे हैं, परमेबिलिटी कम होती चली जाएगी। डब्ल्यूपी घटाते जा रहे हो आप, यू आर रिड्यूसिंग द डब्ल्यूपी, वाटर कंटेंट कम होता जा रहा है, तो रेट ऑफ वॉल्यूम चेंज विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। रेट ऑफ वॉल्यूम चेंज ज्यादा कब होगा? रेट ऑफ वॉल्यूम चेंज ज्यादा तब होगा जब वाटर कंटेंट क्या हो? ज्यादा हो, यानी डब्ल्यूपी क्या हो? ज्यादा हो। तो ये सारे पैरामीटर्स बता दिए आपको। कब? जब लिक्विड लिमिट कांस्टेंट है और डब्ल्यूपी की वैल्यू हम रिड्यूस करते जा रहे हैं। वी आर रिड्यूसिंग द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल। क्लियर है पूरी स्टोरी? चलो, नाउ कंपेयरिंग द सॉइल एट इक्वल आईपी। अब आपने आईपी कांस्टेंट रख दी। क्लियर है? विद इंक्रीजिंग लिक्विड लिमिट। अब आप लिक्विड लिमिट बढ़ाते जा रहे हो, आईपी वही है, लिक्विड लिमिट बढ़ाते जा रहे हो। अगर आईपी वही है, लिक्विड लिमिट बढ़ाते जा रहे हो, इसका मतलब आपको डब्ल्यूपी भी क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो जितना इंक्रीमेंट आप लिक्विड लिमिट में करोगे, उतना ही इंक्रीमेंट आपको डब्ल्यूपी में करना पड़ेगा। जितना इंक्रीमेंट आप लिक्विड लिमिट में करोगे, उतना ही इंक्रीमेंट आपको डब्ल्यूपी में करना पड़ेगा। तभी आईपी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। चलो देखो, अब आप डब्ल्यूटी भी बढ़ा रहे हो और डब्ल्यूएल भी बढ़ा रहे हो, दोनों चीजें बढ़ती जा रही है। ड्राई स्ट्रेंथ जस्ट उल्टा, वाटर कंटेंट बढ़ रहा है, डिक्रीज होती चली जाएगी। टफनेस डिक्रीज होती चली जाएगी। कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि लिक्विड लिमिट आप बढ़ा रहे हो। परमेबिलिटी कम होती चली जाएगी क्योंकि आप वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हो। ड्राई स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है? कम होती चली जा रही है। और रेट ऑफ वॉल्यूम चेंज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेट ऑफ वॉल्यूम चेंज विल इंक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम चेंज आप बढ़ा रहे हो, तो स्लोप भी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। स्लोप विल ऑल्सो इंक्रीज। बेसिक सी प्रॉपर्टीज है ये। दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज। क्लियर है पूरी स्टोरी? चलें आगे।
चलो नोट करो उसको, आगे चलते हैं फिर। चलो आगे बढ़ते हैं, अप्लाई करके देखते हैं क्या पूछा है सवाल। A soil liquid limit is 60%, plastic limit is 35%, shrinkage limit is 20%. It has a moisture content of 50%, natural water content है 50%, liquidity index पूछ रहा है। अभी बताया था पीछे liquidity index आपको, तो बोल रहा है IL की वैल्यू बता दो। तो IL क्या होता है? IL होता है difference of natural water content and plastic limit to the difference of liquid limit and plastic limit. Natural water content कितनी है? 50%, plastic limit 35%, liquid limit 60% और प्लास्टिक लिमिट कितनी है? प्लास्टिक लिमिट है 35% इंटू 100। रेशो के फॉर्म में पूछा तो रेशो बता देंगे, तो 100 का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। तो कितनी वैल्यू निकल के आ रही है? 15 डिवाइड बाय 25, दिस इज द वैल्यू कमिंग आउट। सो 3 बाय 5 0.6 आ गई, सो इट कम्स आउट टू बी 0.6। तो अगर मेरे IL की वैल्यू 0.6 होती है, इफ IL इज इक्वल टू 0.6 किस रेंज में आ गया? 0.5 से लेके 0.75 की रेंज में आ गया। और अगर 0.5 से लेके 0.75 की रेंज में हो IL, इफ IL इज इन रेंज ऑफ 0.5 टू 0.75, सॉइल कैसी होती है हमारी? सॉइल होती है हमारी सॉफ्ट। इन विच रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी? इन प्लास्टिक रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी। बढ़िया सवाल। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब कुछ ही प्रॉपर्टी बची है, पहला चैप्टर आपका खत्म, योर फर्स्ट चैप्टर इज फिनिश्ड। चलो बढ़िया है, खत्म, 4 लेक्चर्स में खत्म हुआ है। नेक्स्ट सेंसिटिविटी। चलो अब सेंसिटिविटी को समझते हैं। सेंसिटिविटी क्या है? सेंसिटिविटी को समझने के लिए हमने ये बोला, द कंसिस्टेंसी ऑफ द अनडिस्टर्ब्ड सैंपल ऑफ द सॉइल may be changed upon remolding even at the same water content। इस बात को समझने के लिए पीछे मैं क्या कर रहा था? वाटर कंटेंट को चेंज कर रहा था। जब मैं वाटर कंटेंट को चेंज कर रहा था तो उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो रही थी। जैसे एग्जांपल, अगर मैं वाटर कंटेंट को बढ़ाऊं तो डिग्री ऑफ फर्मनेस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। सॉलिड से सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड से प्लास्टिक, प्लास्टिक से लिक्विड। तो पिछले केस में कंसिस्टेंसी बदल रही थी सॉइल की, क्योंकि मैं वाटर कंटेंट को बदल रहा था, यानी उसकी स्ट्रेंथ क्या होती जा रही थी? कम होती जा रही थी, डिग्री ऑफ फर्मनेस कम होती जा रही थी। क्लियर है? अब मैं वाटर कंटेंट को नहीं बदल रहा, मैं सिर्फ उसकी रीमोल्डिंग कर रहा हूँ। अब मैं वाटर कंटेंट को नहीं बदल रहा, मैं उसके बस रीमोल्डिंग कर रहा हूँ। सेम वाटर कंटेंट पे रीमोल्डिंग करने से भी सॉइल की स्ट्रेंथ या डिग्री ऑफ फर्मनेस क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अब क्यों डिक्रीज हो जाती है? 2 रीजन है। जब आप रीमोल्डिंग करते हो, सॉइल सॉलिड का परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो सॉइल सॉलिड ही डिस्ट्रॉय हो गया रीमोल्डिंग के टाइम पे। क्लियर है? दूसरा, जब आपने रीमोल्डिंग करी तो वाटर मॉलिक्यूल जो थे एड्सॉर्ब्ड लेयर ऑफ सॉइल सॉलिड के अंदर, वो रीओरिएंट हो गए। तो एक तो रीओरिएंटेशन हुई वाटर मॉलिक्यूल्स की, दूसरा परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो गया सॉइल के सॉलिड का। तो इन 2 रीजन की वजह से क्या होता है? सॉइल की स्ट्रेंथ लूज हो जाती है। क्लियर है चीज? ये जो लॉस इन स्ट्रेंथ है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी। दिस लॉस इन स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द सॉइल, जो क्या सिग्निफाई करता है? डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस सिग्निफाई करता है। तो जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी, उतनी ही ज्यादा सॉइल की स्ट्रेंथ लूज हो जाएगी जब आप उसको क्या करोगे? रीमोल्ड करोगे। देन यू विल बी रीमोल्डिंग इट। क्लियर है? तो उसको डिफाइन कैसे किया जाता है? ये रेशियो है किसका? स्ट्रेंथ इन अनडिस्टर्ब्ड स्टेट टू द स्ट्रेंथ इन नेचुरल स्टेट आफ्टर रीमोल्डिंग। तो अनडिस्टर्ब्ड स्टेट और दूसरा रीमोल्डिंग के बाद जो स्ट्रेंथ का रेशियो है, इसको हम क्या बोल देते हैं? सेंसिटिविटी बोल देते हैं। So unconfined compressive strength of the soil in undisturbed state, unconfined compressive strength of the soil in remolded state। तो remolding के बाद स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आपको हमेशा जनरली
सेंसिटिविटी क्या मिलेगी, 1 से ज़्यादा ही मिलेगी. इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी मोर देन 1. क्लियर है. अब फिर से रेंज दे रखी है अलग अलग सेंसिटिविटी के बिहाफ पे. रेंज दे रखी है आपको अलग अलग सेंसिटिविटी के बिहाफ पे, जरा चेक करो. व्हाट द रेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, सेंसिटिविटी. अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू 1 से छोटी है, इसका मतलब रीमोल्डिंग के बाद आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है. इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको तो बोल देते हैं हम इनसेंसिटिव सॉइल है. क्योंकि सेंसिटिविटी का मतलब क्या बताया, सेंसिटिविटी का मतलब आया है कि स्ट्रेंथ में कितना लॉस हो रहा है. सेंसिटिविटी का मतलब क्या बताया, स्ट्रेंथ में कितना लॉस हो रहा है. क्लियर है पूरी कहानी. चलें आगे, शैल वी कंटिन्यू. नेक्स्ट, अगर सेंसिटिविटी 1 से 4 है, इसका मतलब लेस सेंसिटिव सॉइल है. अगर 4 से लेके 8 के बीच में, हम बोलेंगे ज़्यादा सेंसिटिव सॉइल है, मीन सेंसिटिव सॉइल. 8 से लेके 16 के बीच में हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेंसिटिव सॉइल. 16 से ज़्यादा है, व्हील से अनस्टेबल सॉइल या क्विक सॉइल, यानी इसकी तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगी जब आप क्या करोगे, इसे रीमोल्ड करोगे. अब पहली चीज़ दिमाग में आती है कि भैया रीमोल्डिंग, हम तो अभी आप सर बता रहे हो रीमोल्डिंग कर दिया आपने सॉइल की, फील्ड में कैसे रीमोल्डिंग हो जाती है. एग्जाम्पल दे दो. आपको पाइलिंग करनी है. जब आपको पाइलिंग करनी है, आप पाइल को क्या करते हो, बोर्ड पाइल है तो पाइल की बोरिंग कर दिया आपने, सॉइल की क्या हो गई, डिस्टर्बेंस हो गई. चाहे बोर पाइल हो या ड्रिवन पाइल हो, दोनों केस में मिलता है ये चीज़. बोर्ड में बस कंपैरेटिवली ज़्यादा वेरिएशन निकल के आ जाती है. तो जैसे ही आप क्या कर रहे हो, बोरिंग कर रहे हो क्ले के अंदर, आप उसकी रीमोल्डिंग कर रहे हो, ओरिजिनल स्टेट से उसको डिफॉर्म कर रहे हो. इसका मतलब क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. तो आपने कैलकुलेशन में इसको इंक्लूड किया ही नहीं, कैलकुलेशन में इंक्लूड किया ही नहीं, आपका स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा, योर स्ट्रक्चर विल बी फेल्ड. तो सेंसिटिविटी सिग्निफाइज व्हाट, डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ द सॉइल. सेंसिटिविटी सिग्निफाइज डिग्री ऑफ द फर्मनेस ऑफ द सॉइल. तो इसलिए इसकी एप्लीकेशन आगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग में निकल के आती है, क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं सॉइल के अंदर, हम उसको क्या कर रहे होते हैं, रीमोल्ड कर रहे होते हैं, वी आर रीमोल्डिंग इट. जनरली हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की सेंसिटिविटी कम होती है, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर की सेंसिटिविटी क्या होती है, कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है. तो ये चीज़ भी दिखा रखा है. तो इनसेंसिटिव सॉइल कैसा है, हनीकॉम्ब है. एक्स्ट्रा सेंसिटिव कैसा है, फ्लोकुलेंट है. ये स्ट्रक्चर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. तो अगर अभी किसी को नहीं भी पता, अगर अभी किसी को नहीं भी पता, तो आगे स्ट्रक्चर की एनालिसिस कर लेंगे. विल गो फॉर द एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर आफ्टर दिस. तीसरा चैप्टर है हमारा, इट इज अवर थर्ड चैप्टर. चलें आगे. शैल वी कंटिन्यू. चलो आगे बढ़ते हैं. 4 टाइम इज द रिमोल्डेड स्टेट देन इट्स सेंसिटिविटी विल बी. अच्छा, ये मेरे ख्याल से सवाल आधा आ गया है. इसने बोल रखा है अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ इज 4 टाइम्स द स्ट्रेंथ इन रिमोल्डेड स्टेट. अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ 4 गुना है, तो रेशो होती है अनकंसोलिडेटेड अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन नेचुरल स्टेट टू द रिमोल्डेड स्टेट. तो नेचुरल स्टेट में 4 गुना स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो सेंसिटिविटी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी. सेंसिटिविटी विल कम आउट टू बी 4. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, जैसे सेंसिटिविटी है वैसे ही थिक्सोट्रॉपी है, दोनों एक साथ चल रहे होते हैं. पीछे मैंने एक टर्म यूज किया था, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. इसको डिफाइन भी कर रखा है, देख सकते हो. जो बोलेंगे सर ये यूसीएस क्या होता है, ये मैंने डिफाइन कर रखा था, ये रहा. ये शेयर स्ट्रेंथ वाले टॉपिक के अंदर आती है, इसलिए मैंने यहाँ पर बात नहीं करी है, इसको छेड़ा ही नहीं था, बट स्टिल वी शुड नो. ये स्ट्रेंथ है सॉइल की, लोड पर यूनिट एरिया. इट्स द लोड पर यूनिट एरिया एट विच अनकन्फाइंड स्पेसिमेन ऑफ द सॉइल फेल्स अंडर सिंपल कंप्रेशन टेस्ट. ये लोड पर यूनिट एरिया है जिसमें क्या होता है, अनकन्फाइंड स्पेसिमेन सॉइल का फेल कर जाता है सिंपल कंप्रेशन टेस्ट के अंदर. कहने का मतलब है, आप बोल सकते हो ये स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है सॉइल की, इस तरीके से ले सकते हो. तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज टर्म्ड एज व्हाट, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. क्लियर है.
चलो अब आगे बढ़ते हैं, थिक्सोट्रॉपी की बात करते हैं। ज़्यादा नहीं बचा, खत्म ही होने वाला है, पहला चैप्टर खत्म होने वाला है। देखो अगर ये क्या हो गया, सॉरी, ओपन इन बोर्ड, यहाँ से आता है ना। हाँ, तो पहले चैप्टर के अंदर कितने हैं, कोलैप्सिबिलिटी तक भी है अभी 170 पेजेस तक है, और अभी हम पहुंचे हैं 157 तक, तो है 12-13 पेज और है। चलिए देखिए क्या है। सो थिक्सोट्रॉपी ऑफ द सॉइल। अब ये क्या होती है थिक्सोट्रॉपी ऑफ द सॉइल? अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि रिमोल्डिंग करने के बाद सॉइल अपनी शेयर स्ट्रेंथ लूज कर देता है। रिमोल्डिंग करने के बाद सॉइल ने अपनी शेयर स्ट्रेंथ लूज करी दो रीजन की वजह से, एक परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड की वजह से, दूसरा जो एड्सॉर्ब्ड वाटर था उसकी रीओरिएंटेशन हो गई। जो स्ट्रेंथ लूज हुई परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड की वजह से वो सॉइल कभी भी रीगेन नहीं कर सकता, पर जो स्ट्रेंथ लूज हुई वाटर मॉलिक्यूल के रीओरिएंटेशन की वजह से, कुछ टाइम बाद ये जो पानी के मॉलिक्यूल हैं अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाते हैं। इसीलिए इनकी वजह से जो स्ट्रेंथ में लॉस होता है वो सॉइल रीगेन कर लेती है। तो सॉइल की वो प्रॉपर्टी जिससे अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ को रीगेन कर ले, इसको हम बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। पहली चीज ये लिखी है, over a period of time the soil regains a part of its lost strength on the account of what? On the account of remolding due to rehabilitation of the water molecule in the adsorbed layer of the soil. Clear है? This property of the soil by the virtue of which it attains the part of the lost strength is termed as thixotropy. तो सॉइल की वो प्रॉपर्टी जिससे अपनी लॉस स्ट्रेंथ का कुछ पार्ट वो रीगेन कर ले, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, थिक्सोट्रॉपी बोल देता हूँ। दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज थिक्सोट्रॉपी ऑफ द सॉइल। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर दो सॉइल के सैंपल है, दो सॉइल के सैंपल है, दोनों की आपने रीमोल्डिंग सेम करी है, ध्यान सुनना, दो सॉइल के सैंपल है, दोनों की रीमोल्डिंग आपने सेम करी। जब दोनों की रिमोल्डिंग आप सेम कर रहे हो तो लॉजिकली दोनों में लॉस ऑफ स्ट्रेंथ सेम होना चाहिए, नहीं हो रहा, एक में ज्यादा हो रहा है एक में कम हो रहा है। क्योंकि आपने रिमोल्डिंग सेम करी तो दोनों में लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉलिड मस्ट बी सेम। तो टोटल लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों आया एक सॉइल में? क्योंकि इसमें रीओरिएंटेशन वाटर मॉलिक्यूल की ज्यादा हो गई। तो अगर मैंने रिमोल्डिंग सेम करी दो सॉइल के सैंपल के अंदर, इसकी वजह से एक सॉइल में स्ट्रेंथ ज्यादा लूज हो रही है, इसका रीजन ये हुआ कि उसी सॉइल में रीओरिएंटेशन वाटर मॉलिक्यूल का ज्यादा हुआ। तो जब वो रीगेन करेगी अपनी स्ट्रेंथ वो भी ज्यादा निकल के आएगी। इसका मतलब जिस सॉइल की सेंसिटिविटी ज्यादा, उस सॉइल की थिक्सोट्रॉपिक हार्डनिंग भी ज्यादा। तो सॉइल हैविंग हायर सेंसिटिविटी विल शो हायर थिक्सोट्रॉपिक हार्डनिंग। यही चीज आपको कर्व के फॉर्म में दिखा रखी है, देखो स्ट्रेंथ दिखा रखी है, ओरिजिनल स्ट्रेंथ, अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ। हमने इसकी रीमोल्डिंग करी, स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई, पर कुछ टाइम बाद ये क्या करती है, दोबारा से स्ट्रेंथ को रीगेन कर लेती है। पर जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या होगा, वो परमानेंट लॉस होगा स्ट्रेंथ का ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड्स। क्लियर है? हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सवाल करते हैं, क्या है सवाल, क्या पूछ रहा है। द प्रॉपर्टी ऑफ द क्ले बाय द वर्च्यू ऑफ विच, the property of the clay by the virtue of which they regain if left alone for time apart from the strength loss due to remolding at unaltered moisture content is known as what? अभी डिस्कस किया, इसी को थिक्सोट्रॉपिक बोलते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज थिक्सोट्रॉपी। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज एक्टिविटी ऑफ द सॉइल। अगली जो प्रॉपर्टी है सॉइल की, इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्टिविटी। अभी एक्टिविटी क्या होती है, पीछे हमने ये डिस्कस किया
कि कंप्रेसिबिलिटी या वॉल्यूम चेंज बताने के हमारे पास तीन पैरामीटर है। कौन कौन से पैरामीटर है? लिक्विड लिमिट है, श्रिंकेज लिमिट है, और एक हमारा वन ऑफ द पैरामीटर इज व्हाट? श्रिंकेज इंडेक्स। ये तीन पैरामीटर है जो हमें क्या बताते हैं? वॉल्यूम चेंजेस बताते हैं। वॉल्यूम चेंज को एब्सोल्यूट टर्म में बताने का हमारे पास एक अलग पैरामीटर है, एक्टिविटी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, डेंसनेस बताने के हमारे पास तीन तीन नहीं चार पैरामीटर है। वॉइड रेशियो, ड्राई स्ट्रेंथ या ड्राई यूनिट वेट, फिर है हमारे पास रिलेटिव कॉम्पेक्शन, और फिर है हमारे पास डेंसिटी इंडेक्स। जो ड्राई यूनिट वेट है और जो वॉइड रेशियो है, ये हमें कॉम्पैक्टनेस बताते हैं, पर रिलेटिव टर्म में, एब्सोल्यूट टर्म में नहीं बताते। एब्सोल्यूट टर्म में कौन बताता है? डेंसिटी इंडेक्स बताता है या रिलेटिव कॉम्पेक्शन बताता है। उसी तरीके से लिक्विड लिमिट, श्रिंकेज इंडेक्स एब्सोल्यूट टर्म में हमें वॉल्यूम चेंज नहीं बताते। एब्सोल्यूट टर्म में वॉल्यूम चेंज कौन बताती है? पैरामीटर, एक्टिविटी बताती है। So activity is the property or parameter of the soil which signifies its volume changes, जो सिग्निफाई करता है इसके वॉल्यूम चेंज को। एक्टिविटी रेशियो है किसका? एक्टिविटी रेशियो है हमारे प्लास्टिसिटी इंडेक्स का, एंड परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल्स विच आर फाइनर देन 2 माइक्रो। तो एक्टिविटी रेशियो है किसका? प्लास्टिसिटी इंडेक्स का, एंड परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल्स विच आर फाइनर देन 2 माइक्रोन। इसको हम क्या बोल देते हैं? एक्टिविटी बोल देते हैं। अगर एक्टिविटी 0.75 से कम हुई, अगर एक्टिविटी 0.75 से कम हुई, इसको हम बोल देंगे इनएक्टिव सॉइल। अगर एक्टिविटी 0.75 से 1.25 के बीच में हुई, हम इसको बोल देंगे नॉर्मल सॉइल। अगर एक्टिविटी 1.25 से ज्यादा हुई, इसको हम बोल देंगे एक्टिव सॉइल। क्लियर है? देखो टेबल भी बना के दिखा रखी है आपको, टेबल इज ऑल्सो बीन शोन टू यू। चले, चलिए कंटिन्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी भी हुई। Now this volume change is because of what? The different types of minerals present in the soil. कितने मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और कौन से टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अब मिनरल्स मैंने अभी तक किए नहीं डिस्कस, इसलिए मैं इसके ऊपर फोकस नहीं डालना चाहता, बट स्टिल वैल्यूज आपको बता रहा हूँ। डिफरेंट मिनरल्स ऑफ द क्ले हैव डिफरेंट एक्टिविटी, जैसे क्योलिनाइट, इलाइट, मोंटमोरिनोलाइट, सोडियम मोंटमोरिनोलाइट एंड कैल्शियम मोंटमोरिनोलाइट। तो देख रहे हो मोंटमोरिनोलाइट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। मोंटमोरिनोलाइट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इसमें वॉल्यूम चेंजेस क्या मिलेंगे? आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। द वॉल्यूम चेंजेस विल कम आउट टू बी ह्यूज। इसलिए हाईली एक्टिव सॉइल्स आर नॉट सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। जैसे एग्जांपल ब्लैक कॉटन सॉइल, उसमें एक्सेस ऑफ मोंटमोरिनोलाइट होता है। देयर इज एक्सेस ऑफ मोंटमोरिनोलाइट इन इट। क्लियर है? ठीक है, देखो अब सवाल देखते हैं इसके, क्या बोल रहा है सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी टिपिकल ऑफ क्ले सॉइल। तो एक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी टिपिकल ऑफ क्ले सॉइल, ठीक है, सही बात है, फाइन ग्रेन सॉइल की होती है। An activity value of 7 in clay soil is indicated by the presence of montmorillonite mineral। ठीक है, पीछे बताया था अभी आपको, ये रहा 7 है मतलब montmorillonite mineral है। ठीक है। An activity value of 7 in a clay is indicative of presence of elite mineral। गलत है, elite mineral की होती नहीं है। कितनी है? 0.5 से लेके 1 के बीच में। तो गलत स्टेटमेंट है। तो कौन सी बात सही हुई? पहली बात सही हुई, दूसरी बात सही हुई, तो आंसर क्या हो गया हमारा? बी हो गया। आंसर कम्स आउट टू बी बी। क्लियर है? चलो, A fine grained soil 60% by weight silt content, क्या कर रहा है ये?
A fine grained soil has 60% by weight silt content. Soil behaves as semi-solid when the water content is in between. Semi-solid की तरह behave कर रही है। ये silt content दे रखी है, ठीक है। C 2 माइक्रोन से छोटे। सेमी सॉलिड मतलब किसकी तरह बिहेव करता है? ये है हमारी प्लास्टिक लिमिट, ये है हमारी श्रिंकेज लिमिट। द सॉइल बिहेव्स लाइक अ फ्लूइड व्हेन द वाटर कंटेंट इज मोर देन, ये हमारी लिक्विड लिमिट है। तो बोल रहा है एक्टिविटी बता दो, एक्टिविटी या रेशियो किसका? आईपी और सी का, यही रेशियो है। इट इज द रेशियो ऑफ आईपी बाय सी। तो आईपी बाय सी, आईपी मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स, सी मतलब परसेंटेज पार्टिकल फाइनर देन 2 माइक्रोन। आईपी क्या होती है? डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। ये डिफरेंस है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का, डिवाइड बाय सी। लिक्विड लिमिट कितनी है? 40%, और प्लास्टिक लिमिट कितनी है? 28%। और परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल फाइनर देन 2 माइक्रोन 60%। तो ये कितनी वैल्यू आ गई? 12 डिवाइड बाय 60, ये वैल्यू आ रही है। दिस इज द वैल्यू विच इज कमिंग आउट। 12% ही हुआ ना, 130। ठीक है, सो 1/5 आ गया मेरे ख्याल से ये तो। यही हुआ 1/5। 1/5 तो 0.2। सो एक्टिविटी कितनी आ गई? 0.2 आ गई। सो एक्टिविटी कम्स आउट टू बी 0.2। चले आगे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है? The laboratory test on a soil sample yields the following results. Moisture content, ठीक है, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है 18%, लिक्विड लिमिट है 60%, प्लास्टिक लिमिट है 25%, परसेंटेज ऑफ क्ले साइज फ्रैक्शन 25%, लिक्विडिटी इंडेक्स एंड एक्टिविटी। दो चीजें पूछ रहा है, लिक्विडिटी इंडेक्स एंड एक्टिविटी। ठीक है, तो IL की वैल्यू, नेचुरल वाटर कंटेंट IP, लिक्विड लिमिट माइनस WP। नेचुरल वाटर कंटेंट कितना है? 18%, 25%। लिक्विड लिमिट कितनी है? 60% और 25%। तो ये वैल्यू तो कितनी हो गई? -7 डिवाइड बाय 35, ये हो गया -1/5, यानी -0.2। ठीक है भैया, एक्टिविटी इज इक्वल टू IP बाय सी। IP कितनी है? 60 - 25 डिवाइड बाय क्ले फ्रैक्शन 25%, तो 35/25, तो 7/5, 1/0.4। 1.4 भी नहीं होगा, 5 1 जा 5 हो गया, 3। सो कितनी वैल्यू निकल के आ रही है? 2, हाँ 1.4। ठीक है, तो आंसर इज इन। चलिए कंटिन्यू। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी ऑफ द सॉइल टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये तो आ गया। बोल रहा है एक्टिविटी
इज आईपी बाय सी, बोल रहा है एक्टिविटी बाय आईपी क्या होती है? रेशियो ऑफ द, अच्छा एक्टिविटी क्या होती है? रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द परसेंटेज ऑफ द वेट ऑफ क्ले फ्रैक्शन। सही बात है। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी, कोलैप्सिबिलिटी। ये कोलैप्सिबिलिटी मैंने आपको पहले चैप्टर में बताई थी। ये कोलैप्सिबिलिटी मैंने आपको पहले चैप्टर में बताई थी, अब उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस विल डिस्कस इन डिटेल। अब कोलैप्सिबल सॉइल क्या होती है? कोलैप्सिबल सॉइल, अब क्या है कोलैप्सिबल सॉइल? The soil which shows large decrease in its volume due to increase in water content without any increase in any external pressure will be technically termed as collapsible soil. इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? कोलैप्सिबल सॉइल बोल देते हैं। तो वो सॉइल जिसका वॉल्यूम चेंज बहुत ज़्यादा निकल के आया, जब आप उसके वाटर कंटेंट को बढ़ाओ, इसको क्या बोल दिया जाता है? इसको टेक्निकली बोल दिया जाता है कोलैप्सिबल सॉइल। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। द सॉइल विच शोज लार्ज डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, यानी कोलैप्सिबल और कंप्रेसिबल दोनों जस्ट उल्टी प्रॉपर्टी है। फाइन ग्रेन सॉइल का जब आप वाटर कंटेंट बढ़ाते हो तो उसका तो वॉल्यूम बढ़ता है। फाइन ग्रेन सॉइल का जब आप वाटर कंटेंट बढ़ाते हो तो उसका तो वॉल्यूम बढ़ता है, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। ये कोलैप्सिबल सॉइल ऐसी सॉइल है जिसका अगर आप वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हो, इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आपने प्रेशर तो उतना ही लगा रखा है, प्रेशर अप्लाइड सेम, प्रेशर अप्लाइड सेम है। जब आप इसका वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हो, इसकी वॉल्यूम क्या हो गई? कम हो गई। क्यों कम हो गई? इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा जब मैं वाटर वाला चैप्टर कर रहा हूँ। इसका रीजन है कैपिलरी टेंशन, वो भी समझ में नहीं आएगा, बताने का सेंस में नहीं बनता। देयर इज नो सेंस ऑफ डिस्कसिंग दिस पॉइंट। अब जैसे वाटर कंटेंट बढ़ता है, कैपिलरी टेंशन रिड्यूस हो जाती है, जिसको अपेरेंट कोहेजन भी बोला जाता है। इसकी वजह से सॉइल क्या कर जाती है? कोलैप्स कर जाती है, बिकॉज ऑफ विच सॉइल कोलैप्सेस। तो कोलैप्सिबल सॉइल वो सॉइल है जिसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है वाटर कंटेंट के बढ़ने के साथ, वॉल्यूम ऑफ विच डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं कोलैप्सिबल सॉइल। क्लियर है? इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? इसको डिफाइन किया जाता है डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इज टर्म्ड एज व्हाट? इज टर्म्ड एज कोलैप्सिबल सॉइल। इसको कोलैप्सिबल सॉइल बोला जाता है। इसको आप डेप्थ के टर्म में भी लिख सकते हो, वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हो, वॉइड रेशियो के टर्म में भी लिख सकते हो। कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो आल्सो, जैसे मर्जी मेंशन कर लो। नाउ सिवियरिटी क्या है प्रॉब्लम की? वो कोलैप्सिबल पोटेंशियल के साथ लिखा हुआ है। What is the severity of the problem along with the collapse potential that is also being mentioned. तो अगर collapse potential कम है, severity of the problem is less. collapse potential ज़्यादा है, severity of the problem is comparatively more. तो जितनी ज़्यादा collapse potential होगी, उतना ही dangerous होगा स्ट्रक्चर को बनाना उसके ऊपर। नोट करो फटाफट। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। कितने बचे हैं अब? खत्म। 172, हम आ गए 66 तक। चलो बढ़िया है, एग्जैक्ट टाइम पे खत्म हो गया पूरा। देखो भैया अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम श्रिंकेज से लिंक्ड है। इट इज लिंक्ड विद द श्रिंकेज। देखते हैं क्या है। श्रिंकेज रेशियो पूछी हुई है आपसे, ये श्रिंकेज रेशियो। द प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल आर 30% एंड 42%।
ठीक है, प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट दे दी, 30% है 42% है, अच्छी बात है। The percentage volume change from liquid limit to its dry state is 35% of dry volume. Similarly, the percentage volume change from plastic limit to dry state is 22% of its dry volume. ठीक है, the shrinkage ratio will be nearly. तो सवाल बोल रहा है shrinkage ratio बता दो कितनी है, what is the value of shrinkage ratio? तो ये shrinkage ratio पीछे बताई थी आपको, shrinkage ratio was being discussed. क्या थी shrinkage ratio? It was V1 minus V2 by VD into 100 upon W1 minus W2. This was our shrinkage ratio. ये हमारी shrinkage ratio थी। अब आपको जो गिवन पैरामीटर है उसकी मदद से क्या कैलकुलेट करनी है, जो गिवन पैरामीटर है उसकी मदद से आपको कैलकुलेट करना है कि श्रिंकेज रेशियो कितना निकल के आ रहा है। तो उसने लिक्विड लिमिट दे रखी है, प्लास्टिक लिमिट दे रखी है, परसेंटेज वॉल्यूम चेंज दे रखा है इसने, परसेंटेज वॉल्यूम चेंज इज ऑल्सो गिवन टू यू। ठीक है, निकालने की कोशिश करते हैं। पहले तो कंसिस्टेंसी कर्व बना लिया, लिमिट्स मार्क कर ली, ये लिमिट्स मार्क कर ली। देखो, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, ड्राई वॉल्यूम, वॉल्यूम एट प्लास्टिक लिमिट, वॉल्यूम एट लिक्विड लिमिट। ठीक है, चलो ये बात भी समझ में आती है। स्लोप ऑफ कर्व बराबर कर सकते हैं। अगर स्लोप ऑफ कर्व उठाऊँ हम तो VL माइनस VD अपॉन WL माइनस WS इज इक्वल टू VP माइनस VD अपॉन WP माइनस WS। क्लियर चीज, कोई मैथमेटिकल चेंज नहीं होगा अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं VD से। VL माइनस VD अपॉन VD, liquid limit minus shrinkage limit, this is equal to VP minus VD by VD plastic limit minus shrinkage limit। जरा चेक करना, the percentage volume change from liquid limit to dry state, liquid limit से dry state में आया तो volume change कितनी हुई, आपको न्यूमरेटर की वैल्यू दे रखी है 35, तो ये 35% ही है। डिवाइड बाय व्हाट, लिक्विड लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, तो लिक्विड लिमिट तो दे रखा है सवाल के अंदर, लिक्विड लिमिट है 30%, so liquid limit is given to be 30%। और जब लिक्विड लिमिट से आया है, हाँ लिक्विड लिमिट से आया है 35% ही है ना, लिक्विड लिमिट हमारी कितनी है 42% है, लिक्विड लिमिट हमारी 42%, तो 0.42 माइनस श्रिंकेज लिमिट। और प्लास्टिक लिमिट से जब ड्राई किया है आपने इसको तो वॉल्यूम चेंज कितना हुआ है 22% ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम, सो दिस इज इक्वल टू प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट कितनी है हमारी 0.3 माइनस WS। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा श्रिंकेज लिमिट निकल के आ जाएगी। इफ आई सॉल्व दिस आई विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट, श्रिंकेज लिमिट। ये परसेंटेज के फॉर्म में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो डायरेक्टली ऐसे लिखते ना ताकि मेरी परसेंटेज के फॉर्म में है, तो ये आएगी 42 और ये आएगा 30। चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब सॉल्व मुझे ही करना पड़ेगा, आप क्या सॉल्व करोगे। 35 इंटू 30 माइनस 35 WS, 22 इंटू 42 माइनस 22 WS, ये इधर ले जाएंगे ये इधर ले जाएंगे, सो 35 माइनस 35 इंटू 30 माइनस 22 इंटू 42 डिवाइड बाय 35 माइनस 22 इज अवर श्रिंकेज लिमिट। ये हमारी श्रिंकेज लिमिट है, तो श्रिंकेज लिमिट सॉल्व करके निकालनी पड़ेगी। सो 35 इंटू 30 ये हुआ 1050, 1050, 22 इंटू 42 ये हुआ 924, 35 और 22 ये हुई 13 वैल्यू हमारी, दिस इज इक्वल टू श्रिंकेज लिमिट। सो 1050 माइनस 924, ये कितना आ रहा है 126 डिवाइड बाय 13, 126 डिवाइड बाय 13, सो 9.7, तो 9.7 परसेंटेज आ गई। तो जैसे ही 9.7 परसेंटेज आ गई हमारा श्रिंकेज रेशियो आ गया।
तो श्रिंकेज रेशियो है डिक्रीज इन वॉल्यूम, लिक्विड लिमिट से कहाँ तक लेके आ जाओ, श्रिंकेज लिमिट तक लेके आ जाओ, अपॉन वी डी अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एस इन 200। तो ये तो आपको दे रखा है कितना, 35। जब ड्राई स्टेट पे आए, वी टू माइनस वी डी बोल दो, वी एस बोल दो, एक ही बात है, 35। और नीचे क्या है हमारा लिक्विड लिमिट, 42 माइनस 9.7 इन 200। फ्रैक्शन के फॉर्म में बताया तो 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करके निकाल लो कितना आ रहा है। तो ये 9 घटाओगे 30 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी, 35/30 अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 1.1। So approximately it is equal to 1.1. नोट करो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। A saturated specimen of clay was immersed in mercury and displaced volume was 21.8 cubic centimeter. So a saturated specimen of clay was immersed in mercury and displaced volume was 21.8 cubic centimeter. ठीक है। The weight of the sample was 32.2 grams. जो weight है sample का वो 32.2 grams है। ठीक है। An oven drying for 48 hours, एक oven drying है, the weight of the sample was 32.2 grams. The oven drying was done for 48 hours, weight reduced to 20.2 grams and the volume come down to 11.6। ठीक है। The shrinkage limit of the soil, ये तो मेरे ख्याल से टेस्ट के ऊपर आ गया। ये तो जो मैंने आपको श्रिंकेज लिमिट का टेस्ट बताया था उसके ऊपर कहानी आ गई। इट इज बेस्ड अपॉन दैट। ये क्या हुआ, यही था ना। दिस वॉज द रिजल्ट, नहीं दिस वॉज द प्रॉब्लम। कैलकुलेट करके बताइए क्या आ रहा है। कैलकुलेट दिस श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सॉइल। डब्ल्यू एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। द प्रॉब्लम इज टू कैलकुलेट डब्ल्यू एस।
तो पीछे जो आपको टेस्ट करके बताया था, टेस्ट का डाटा दे रखा है इसने आपको, डाटा ऑफ द टेस्ट इज गिवन टू यू। Saturated specimen of the clay was immersed in the mercury, displaced volume आ गया इसका, ठीक है, यानी इनिशियल वॉल्यूम आ गया। The weight of the sample was 32.2 grams, तो वेट आ गया 32.2 grams, ठीक है। वेट ऑफ द सैंपल आ गई 32.2 grams। Oven drying was done for 48 hours, weight reduced to 20.2 grams, ठीक है। While the volume come down to 11.6, the shrinkage limit of the soil, shrinkage limit निकालनी है आपको soil की। आ रहा है किसी का? नहीं, चलो देखो, तो हमने क्या बोला था, श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट होता है, सो V2 माइनस VS इंटू रो W अपॉन MS। V2 दे रखा है, सैचुरेटेड स्पेसिमेन क्ले सैंपल का है, तो इसका वॉल्यूम है 20.8, 21.8। जब ड्राई हो गया तो वॉल्यूम किसका आ गया? जब ड्राई हो गया तो वॉल्यूम किसका आ गया? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगी। सो V2 इज इक्वल टू VD, V2 हमारी VD के बराबर है, तो V2 हमारी VD के बराबर है, ठीक है। V2 इज इक्वल टू VD, तो यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्राई वॉल्यूम भी आ जाएगा मेरा यहाँ से, ठीक है, ड्राई वॉल्यूम भी आ जाएगा, मास ऑफ सॉलिड भी आ जाएगी निकल के, मास ऑफ सॉलिड भी आ जाएगी, उसमें भी कोई इशू नहीं है, देयर इज नो इशू इन दैट, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम वाज, द वेट ऑफ द सैंपल वाज इज मच, इनिशियल वाटर कंटेंट, अच्छा, तो इनिशियल वाटर कंटेंट में से घटा सकते हैं ना हम, इस तरीके से कर सकते हैं, इनिशियल वाटर कंटेंट में से अगर घटा लिया इसको, तब भी निकल के आ जाएगा हमारा रिजल्ट। तो श्रिंकेज लिमिट मेरे को इसने M1 बता दिया, ही हैज गिवन द इनिशियल मास, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं M1 माइनस MD, कोशिश करता हूँ यहाँ से निकल कर जाए, इंटू MD माइनस V1 माइनस VD बाय VD इंटू रो W। ये एक्सप्रेशन बताया था आपको श्रिंकेज लिमिट का। तो हमने क्या लिखा, मास ऑफ वाटर इन स्टेज 1 M1 माइनस MD डिवाइड बाय दी ड्राई मास ऑफ द सॉइल, तो ये हमारा इनिशियल वाटर कंटेंट आ गया, माइनस क्या हुआ, माइनस लॉस ऑफ द वाटर कंटेंट फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, फ्रॉम हेयर ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट दिस, सॉरी ये MD है, फ्रॉम हेयर ऑल्सो इट कैन बी कंप्यूटेड। तो इनिशियल मास कितनी है 32.2,
और ड्राई मास कितनी है 20.2 डिवाइड बाय 20.2, ये इनिशियल वाटर कंटेंट। इनिशियल वॉल्यूम कितना है 21.8, ड्राई वॉल्यूम V2 के बराबर होता है, ड्राई वॉल्यूम है V2 के बराबर 11.6 डिवाइड बाय MD 20.2 इंटू 1। तो यही सॉल्व करना है, देखो रिजल्ट आता नहीं आता इसका। सो 32.2 माइनस 20.2, सो 32.2 माइनस 20.2, ये तो हो गया हमारा 12 अपॉन 20.2, ठीक है। फिर है 21.8 माइनस 11.6, ये हो गया हमारा 10.2 डिवाइड बाय 20.2। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी, इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस 1.8 डिवाइड बाय 20.2, 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 1800 नहीं 180 डिवाइड बाय 20.2 कितना आ रहा है 8.9%, आ गया आंसर। सो 8.9%। तो जो आपका टेस्ट था श्रिंकेज लिमिट वाला टेस्ट, उसी के ऊपर बेस्ड है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज बेस्ड अपॉन दैट ओनली। ठीक है, बढ़िया है, आगे चलते हैं, अच्छी बात है। Next problem. In a shrinkage limit test, the volume and mass of the dry soil pat was found to be 50 cubic centimeter, ठीक है, and 88 gram respectively. The specific gravity of the soil solid is 2.71. The density of the water is 1 gram per cubic centimeter. The shrinkage limit in percentage up to 2 decimal place. अच्छा, गेट का सवाल है, ये भी हमारे टेस्ट के ऊपर ही है। दिस इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द टेस्ट, इसमें भी कुछ नहीं है। अब इसमें कैसे निकालें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं। ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल का मास 88 ग्राम डिवाइड बाय 2.71, 88 डिवाइड बाय 2.71, सो 88 डिवाइड बाय 2.71, ये वैल्यू आ रही है निकल के 32, सो 32.47, ये वॉल्यूम आ गया। फिर वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड कैसे निकाले, हाउ टू फाइंड द वेट ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल के आएगी, नहीं, श्रिंकेज लिमिट निकालनी है ना मुझे। श्रिंकेज लिमिट है हमारी, डायरेक्टली निकाल लो, वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉलिड्स। वेट ऑफ वाटर कितना है, वेट ऑफ वाटर है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालूंगा, टोटल वेट, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। टोटल वॉल्यूम 50 क्यूबिक सेंटीमीटर माइनस 32.47, ये क्या निकल के आ गया, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल के आ गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 88, सिंप्लीफाई करके निकाल लो, श्रिंकेज लिमिट आ जाएगी। ये वेट है, ये श्रिंकेज लिमिट है, ध्यान रखना, वाटर कंटेंट है ये। तो 50 32 18 17, 17 बाय 18 इंटू 100, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, आगे परसेंटेज में बताना है तो 17 बाय 18 इंटू 100, तो मेरे ख्याल 17 बाय 18 इंटू 100, 17 बाय 18 इंटू 100, 17 बाय 88, तो 17 अप्रॉक्सीमेटली 17 बाय 88, तो वैल्यू आ गई 19.9%। 2 डेसिमल प्लेस तक आप खुद निकाल सकते हो, अप टू 2 डेसिमल प्लेस यू कैन फाइंड ऑन योर ओन।
ठीक है। चले आगे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। A clay sample has void ratio is much, shrinkage limit E by G 0.5 डिवाइड बाई 2.7, तो 50 बाय समथिंग कितना हुआ, 2 पॉइंट समथिंग 18.5%। स्टैंडर्ड रिजल्ट। लास्ट स्लाइड ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, खत्म आपका पहला चैप्टर, कि हम कैसे डिफरेंस निकाल सकते हैं इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉइल के बीच में। हाउ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉइल कैन बी कंप्यूटेड। कुछ प्रॉपर्टीज है डायरेक्टली आपको बतानी है। जो लिक्विड लिमिट होती है इनऑर्गेनिक सॉइल की, अगर वो वॉल्केनिक ओरिजिन की नहीं है तो हार्डली 11 हमेशा 100% से नीचे रहती है। इट इज रेयरली मोर देन 100%। तो लिक्विड लिमिट इनऑर्गेनिक सॉइल की अगर वो वॉल्केनिक ओरिजिन की नहीं है 100% से ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। ऑर्गेनिक सॉइल की लिक्विड लिमिट जनरली ज़्यादा होती है, पर इनकी प्लास्टिक लिमिट भी ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या निकल के आती है, कम निकल के आती है। हेंस देयर प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज कंपैरेटिवली लेस। ये बात भी समझ में आती है। For organic clay, liquid limit of the oven dried sample is 0.7 times less than the liquid limit of air dried sample। तो प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक क्ले की जो हमने ऑब्जर्वेशन के बेहाफ पे निकाली है, कि अगर आपने इसको ओवन ड्राई किया और एयर ड्राई किया, इन दोनों के अंदर भी लिक्विड लिमिट अलग अलग निकल के आती है। और लिक्विड लिमिट निकालने का टेस्ट आपको मैंने पीछे बता रखा है, हाउ टू फाइंड द लिक्विड लिमिट। तो अगर ऑर्गेनिक क्ले है, इसकी लिक्विड लिमिट ओवन ड्राई करके निकालोगे, एयर ड्राई करके निकालोगे, दोनों में डिफरेंस निकल के आएगा। डिफरेंस विल कम आउट इन दी बोथ। तो ये डिफरेंस निकल के आता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल के अंदर। और यहाँ पे हमारे जो चैप्टर 1 है या चैप्टर 2 है, टू बी मोर प्रिसाइज, इसकी कहानी खत्म होती है। सो विल स्टार्ट विद दी सेकंड चैप्टर। अब फटाफट फटाफट चैप्टर हो जाएंगे आपके। चैप्टर 2 हमारा मेरे ख्याल से क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स का, क्लासिफाई कैसे करते हैं। 3 है हमारा स्ट्रक्चर। 2 चैप्टर आपकी एक क्लास में करा दूंगा। अब स्पीड पकड़ लेंगे आगे। चलिए, फॉर नाउ थैंक यू एवरीवन।